Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics, polity. आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अभी ये जो मिनरल्स का जो टॉपिक है ये आपका 10 मार्क्स का टॉपिक होने वाला है। ये मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल्स कौन से होते हैं। ठीक है, मेटल्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, प्रेशियस मेटल्स, एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज के बाद फिर जो रिसोर्सेज है उसका कंजर्वेशन के बारे में देखेंगे कि जो जितने भी रिसोर्सेज है उसको कैसे कैसे कंजर्व करना है। फिर इंडिया के मैप में देखेंगे कि इंडिया में कौन से रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं, कौन से जो एरियाज है जहाँ पे माइनिंग किया जाता है। ठीक है, अभी ये रिसोर्सेज से रिलेटेड जो प्रोटेस्ट है वो भी हम ये देखने वाले हैं कि कौन से प्रोटेस्ट होते थे, जो अलग अलग लोग हैं वो माइनिंग के लिए क्या प्रोटेस्ट करते थे। फिर उसके बाद रैट होल माइनिंग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले, जो रैट होल माइनिंग है वो क्या होता है। ठीक है, और मिनरल्स के जो टॉपिक में पेट्रोल, डीजल ये फॉर्म कैसे होते हैं, अलग अलग जो एनर्जी रिसोर्सेज है वो कौन से एनर्जी रिसोर्सेज, फॉर एग्जांपल कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, कौन से जो रिसोर्सेज है ऐसे जो पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, कौन से ऐसे रिसोर्सेज जो पोल्यूशन नहीं क्रिएट करते। ये सारे चीजें हम ये टॉपिक में पढ़ने वाले। इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल। नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अभी ये जो मेटल्स है, ये जो मिनरल्स है, हम मेटल्स मिनरल्स डे टू डे एक्टिविटी में हर जगह पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये मेटल्स ये डे टू डे एक्टिविटी में आपको पता होगा, गोल्ड होता है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, फिर आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, लीड, जिंक, मैग्नीशियम, ये अलग अलग टाइप्स के क्या है, ये मेटल्स है। और ये जो मेटल्स है अपन हर रोज डे टू डे एक्टिविटी में हर जगह पे यूज करते हैं। घर हो, फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, हर जगह पे ये मिनरल्स जो होते हैं, ये जो मेटल्स जो होते हैं वो यूज होते हैं। अब ये जो मेटल्स ये कहां से आते हैं? ठीक है, ये हमारा प्यारा अर्थ है, अर्थ के अंदर कोर है। ठीक है, कोर जो है वो अर्थ का हॉटेस्ट पार्ट है, कोर जो है वो अर्थ का हॉटेस्ट पार्ट है। ठीक है, अभी ये कोर, अर्थ के जितने भी मिनरल्स, यहाँ पे अर्थ पे जितने भी मिनरल्स मिल रहे हैं वो कहां पे मिलते हैं? यहाँ पे जो अर्थ का ये जो कोर के ऊपर का जो पार्ट होता है, अपर पोर्शन जो होता है वहां पे मिलता है, क्योंकि अर्थ जो है वो अर्थ का जो कोर है वो हॉटेस्ट पार्ट है, तो जो मिनरल्स होंगे ये वो उसके ऊपर ही मिलेंगे। ठीक है, द अर्थ क्रस्ट इज मेड ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एम्बेडेड इन द रॉक्स। वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल्स आफ्टर प्रॉपर रिफाइनमेंट। अभी अर्थ के क्रस्ट के अंदर से ये जो मिनरल्स होते हैं ये रॉ फॉर्म में, आयरन ओर की फॉर्म में वहां पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, रॉक्स में होते हैं। उसको क्या करना पड़ता है? वहां से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उसको रिफाइन करना पड़ता है। रिफाइन करना मतलब क्या? वो मिनरल्स बाहर एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें से जो मेटल्स है वो अलग अलग निकालना, मिनरल्स अलग अलग निकालना, और जो इंप्यूरिटीज है, डेब्रीज है, उसको और अलग सेपरेट करना। मिनरल्स आर एन इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ लाइफ ऑफ आवर लाइफ। मतलब ये मिनरल्स है ये हम डे टू डे एक्टिविटी में हर जगह पे यूज करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी यूज फ्रॉम अ टाइनी पिन टू एवर बिल्डिंग बिग शिप्स आर ऑल मेड फ्रॉम मिनरल्स। मतलब जो छोटी जो नीडल होती है वो नीडल से लेके सीधा बड़े बड़े शिप्स तक, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तक क्या यूज होता है? मेटल यूज हो सकता है। ठीक है, मेटल यूज होता है। द रेलवे लाइन्स एंड द टर्मिक पेव ऑफ रोड्स आर इंप्लीमेंट्स एंड मशीनरी टू आर मेड फ्रॉम मिनरल्स। अभी जो रेलवे लाइंस होते हैं जिसपे रेलवे चलती है, रेलवे भी मेटल से ही बनाई जाती है। ठीक है, कार्स है वो भी रेलवे से इस मेटल से बनाई जाती है। और जो टर्मिक है, टर्मिक मतलब जो रोड बनाने की जो टार यूज होता है वो भी एक मिनरल ही है। ठीक है, तो कार्स, बसेस, ट्रेन, एरोप्लेन्स मैन्युफैक्चर फ्रॉम द मिनरल्स एंड रन ऑन पावर रिसोर्सेज। अभी जो कार्स होती है, ये रेलवेज होती है, बसेस होते हैं, शिप्स होते हैं, एरोप्लेन्स होते हैं, ये बनते भी मिनरल्स से है और चलाए भी मिनरल्स से जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेटल से बनते हैं, और जो पेट्रोल होता है, जो एनर्जी मिनरल है, एनर्जी रिसोर्स है, उससे ये कार, शिप्स, बसेस क्या होते हैं? चलते हैं। इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन्स मिनरल्स। अभी जो खाना अपन खाते हैं उसमें भी मिनरल्स होते हैं। आपका जो खाना होता है उसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है, वो भी क्या है? मिनरल ही है। इन ऑल द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन बीइंग्स हैव यूज्ड मिनरल्स फॉर देयर लाइवलीहुड। और जो ह्यूमंस जो है, जितने भी अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करते हैं? मिनरल्स को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं अपने लाइवलीहुड के लिए। ठीक है, ब्राइट स्माइल फ्रॉम टूथपेस्ट एंड मिनरल्स। अभी जो हम मॉर्निंग में जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, आप लोग ब्रश करते होंगे मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में जो टूथपेस्ट बनता है ये भी मिनरल से बनता है। ठीक है, टूथपेस्ट क्लीन्स योर टीथ। एब्रेसिव मिनरल्स लाइक सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट मिनरल्स डू द क्लीनिंग। ठीक है, अभी ये जो मिनरल्स के नाम लिखे हुए हैं, सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये जो है ये क्लीनिंग एक्टिविटीज के लिए यूज होते हैं। ये ऐसे मिनरल्स है। ठीक है, क्लीनिंग एजेंट्स के तरह काम करते हैं। जो फ्लोराइड है, ये फ्लोराइड कैविटीज को कम करने का काम करता है। कैविटीज जो अपने को दांतों में होता है, कैविटीज, वो कैविटीज कम करने का काम करता है फ्लोराइड। ये जो फ्लोराइड है ये ऐसा दिखता है। ठीक है, ग्रीनिश कलर में। मोस्ट
टूथपेस्ट आर मेड व्हाइट विद टाइटेनियम ऑक्साइड। अभी जो टूथपेस्ट होता है जो व्हाइट कलर का दिखता है वो किसकी वजह से दिखता है, ये टाइटेनियम ऑक्साइड की वजह से दिखता है, ठीक है, विच कम्स फ्रॉम द मिनरल कॉल्ड रूटाइल। और ये टाइटेनियम जो है ये कौन से मिनरल से देखने को मिलता है, रूटाइल से देखने को मिलता है। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो ये रूटाइल है, ये रूटाइल से ही टाइटेनियम आता है और उससे ही व्हाइट कलर आपके टूथपेस्ट को देखने के लिए मिलता है। विच कम फ्रॉम द मिनरल्स आर कॉल्ड रूटाइल, एल्यूमिनाइट एंड एनीथेस। एल्यूमिनाइट यहाँ पे ये है एल्यूमिनाइट, ठीक है। द स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट कम फ्रॉम माइका। अभी जो स्पार्कल है टूथपेस्ट में, आपको जो ब्लू कलर का टूथपेस्ट आता है, रेड कलर का आता है, उसमें स्पार्कल होते हैं, वो किससे आता है, माइका से आता है। द टूथब्रश एंड द कंटेनिंग द पेस्ट आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक। अभी जो टूथब्रश अपना होता है, ठीक है, वो प्लास्टिक का होता है, और जो टूथपेस्ट जिसमें जो कंटेनर होता है, जो बॉक्स होता है, वो किसका बना होता है, ये टूथपेस्ट का प्लास्टिक से बना होता है, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स। अभी अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, अर्थ पे जितने भी लिविंग थिंग्स है उनको मिनरल्स जरूरी है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस कैनॉट ऑकर विदाउट मिनरल्स, ऑल्दो आवर मिनरल्स इनटेक रिप्रेजेंट ओनली 0.3% ऑफ द टोटल इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, they are so potent and so important that without them we would not be able to utilize the 99.7% of the food source। मतलब जो 100% फूड हम इनटेक करते हैं उसमें से बस 0.3% जो फूड है वो क्या है, मिनरल्स में एग्जिस्ट करते हैं, या मिनरल्स हम एग्जिस्ट करते हैं। पर ये 0.3% जो है ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है 99.7% जो खाना हम खा रहे हैं वो यूटिलाइज होने के लिए, ठीक है। तो ये 0.3% है, ये 99.7% यूटिलाइज करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट इज मिनरल। अभी मिनरल जो होते हैं इसका डेफिनेशन क्या है, आपको अगर एग्जाम में मिनरल्स का डेफिनेशन आता है तो आपको ये लिखना है, जियोलॉजिस्ट डिफाइन मिनरल एज अ होमोजेनियस नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस विद अ डेफिनाइट इंटरनल स्ट्रक्चर। मतलब जियोलॉजिस्ट जो होते हैं, जो स्टोन्स का इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करते हैं, उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है, जो मिनरल्स है वो क्या है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब अगर मिनरल्स का क्लासिफिकेशन क्या है तो एक क्लासिफिकेशन के मिनरल में उनका होमोजीनियस रहेगा, मतलब सब मिनरल्स सेम होंगे एक क्लासिफिकेशन वाले। नेचुरली ऑकरिंग मतलब वो नेचर से मिल रहे, नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस है, और उनका एक डिफाइंड इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अंदर का उनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम, एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है। मिनरल्स आर फाउंड इन द वेरिएड फॉर्म्स इन नेचर रेंजिंग फ्रॉम हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टैल्क। डायमंड जो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, डायमंड से लेके जो सॉफ्ट टैल्क होता है, टैल्क मतलब जो पाउडर हम सुबह मॉर्निंग में लगाते हैं नहाने के बाद, ये भी क्या है, मिनरल है। अभी नेक्स्ट है मिनरल और ओर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अभी ओर जो है ये रॉ फॉर्म है मिनरल्स का, रॉ फॉर्म है किसका, मिनरल्स का रॉ फॉर्म है, और जो मिनरल है ये ओर में से ही एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। द नेचुरल मटेरियल इन विच द मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज मिनरल्स। जो नेचुरल ओर है उसमें से जो मिनरल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जो एक्चुअली जो ह्यूमन से या जो एनवायरमेंट जो यूज किए जाते हैं एनवायरमेंट में, उसी को क्या बोला जाता है, मिनरल्स बोला जाता है। जो ओर है ये रॉ फॉर्म है, मतलब ये ओर में से जो मिनरल्स होते हैं वो क्या किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, मतलब ऐसे ओर जिसमें से जो मिनरल्स है वो प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं और उसको यूज किया जा सकता है। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। अभी ये जो वर्ड है ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग है। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, मतलब जितने भी मिनरल्स है, ऐसा जरूरी नहीं कि सब मिनरल्स ओर्स में से एक्सट्रैक्ट हो, ठीक है, पर जो जितने भी ओर है उसमें से मिनरल एक्सट्रैक्ट होते ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई आर दे सो वैरिड। अभी जो मिनरल्स हैं, ठीक है, अभी जितने भी मिनरल्स अपने को अर्थ पे देखने के लिए मिलते हैं, ये मिनरल्स में हर एक मिनरल का अपना कॉम्पोजिशन अलग क्यों होता है, वो अलग अलग क्यों है, ठीक है। रॉक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ होमोजेनियस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। अभी जो रॉक है ये मिनरल्स के क्या है, होमोजेनियस सब्सटेंसेस से कॉम्बिनेशन है। Some rocks, for instance, limestone consists of a single mineral only, but majority of the rocks consist of several minerals in varying proportion। मतलब क्या, कुछ जो रॉक्स है लाइमस्टोन जैसे जो रॉक है जिसमें एक ही मिनरल एग्जिस्ट करता है, पर कुछ रॉक ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा मिनरल देखने को मिलता है। ऑल्दो ओवर 2000 मिनरल्स हैज बीन आइडेंटिफाइड, मतलब आज तक जितने भी मिनरल्स मिले 2000 से भी ज्यादा मिनरल्स देखने को मिले, अलग अलग केमिकल कॉम्पोजिशन के, अलग अलग इंटरनल स्ट्रक्चर के, पर फिर भी कुछ ही जो मिनरल्स होते हैं वो हम डे टू डे एक्टिविटी में ज्यादा यूज करते हैं, उसको ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। A particular mineral that will be formed from a certain combination of elements depend upon the physical and chemical condition under which they were formed। मतलब क्या, कोई भी अगर मिनरल बन रहा है तो ये मिनरल बनने के उसके दो फैक्टर्स होते हैं। पहले तो वो कौन से ज्योग्राफिक कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहा है और कितने टेम्परेचर में रहा और कितने टाइम तक वो वहां पे रहा है। फॉर एग्जांपल अर्थ पे अलग अलग ज्योग्राफिकल क्लाइमेट्स होते हैं, अर्थ पे अलग अलग ज्योग्राफिकल क्लाइमेट्स होते हैं,
ये जो पत्थर होते हैं, ये जो ओर्स होते हैं, ये अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो जियोलॉजिकल प्रोसेस है उससे वो गुजरते हैं, तो अलग अलग टेम्परेचर होगा, ठीक है, बारिश कहीं पे ज्यादा होगी। तो ये जो स्टोन्स का जो होमोजीनियस जो कॉम्पोजिशन है, फिजिकल और केमिकल कॉम्पोजिशन, ये ज्योग्राफिक कंडीशन की वजह से डिसाइड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर राजस्थान में जो पत्थर होगा वो अलग ज्योग्राफिक कंडीशन से गुजर रहा है, महाराष्ट्र में जो पत्थर होगा वो अलग ज्योग्राफिक कंडीशन से गुजर रहा है, और नॉर्थ ईस्ट में बारिश ज्यादा होती है तो वहां पे ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग होती है, तो स्टोन्स का फॉर्मेशन, केमिकल कॉम्पोजिशन अलग होगा, ठीक है। Does in turn result in the wide range of colors। इसी की वजह से जो मिनरल्स होते हैं उनके कलर अलग होते हैं, उनका हार्डनेस अलग होता है। कुछ मिनरल्स बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ ज्यादा क्रिस्टलाइज फॉर्म में होते हैं, कुछ बहुत कम क्रिस्टलाइज फॉर्म में होते हैं, कुछ लस्टर होते हैं, शाइनी होते हैं। कुछ जो मिनरल्स होते हैं उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा हेवी मिनरल्स होते हैं, दैट अ पर्टिकुलर मिनरल पोसेस, ठीक है। जियोलॉजिस्ट यूज द प्रॉपर्टीज टू क्लासिफाई द मिनरल्स। अभी जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, यही प्रॉपर्टीज को यूज करके जो मिनरल्स होते हैं उनको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ मिनरल्स बाय द ज्योग्राफर्स एंड जियोलॉजिस्ट। अभी ये दोनों जो वर्ड है, ज्योग्राफर्स और जियोलॉजिस्ट, ठीक है, ये दोनों अलग अलग लोग हैं, ज्योग्राफर्स और जियोलॉजिस्ट। ज्योग्राफर्स स्टडी मिनरल्स एज अ पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंडफॉर्म्स। अभी जो ज्योग्राफर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अर्थ के क्रस्ट का बस स्टडी करते हैं उसके लैंडफॉर्म्स को जानने के लिए, कि अगर राजस्थान में ऐसा अगर ज्योग्राफिकल एरिया है तो वो क्यों है, ज्यादा हीट की वजह से, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक लैंडफॉर्म के पत्थर को भी स्टडी करते हैं, उनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके केमिकल कॉम्पोजिशन पूरा इन डिटेल स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है ज्योग्राफर्स और जियोलॉजिस्ट में। Geographers study minerals as a part of the earth crust for a better understanding of minerals. The distribution of mineral resource and associated economic activities are of interest to the geographers। अभी जो geographers होते हैं वो किसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक मिनरल है वो कौन से एरिया में मिल रहा है, इतना ही इंटरेस्टेड होते हैं वो। पर जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो किसमें इंटरेस्टेड होते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द मिनरल्स, कि जो मिनरल है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, उसके क्या क्या रीजंस थे, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स। अभी जो मिनरल्स है उसका क्लासिफिकेशन ये 3 टाइप्स में किया गया क्लासिफिकेशन, ठीक है। पहले है मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मतलब इसमें आयरन कंटेंट होगा। नॉन मिनरल्स मतलब इसमें आयरन कंटेंट नहीं होगा। और एनर्जी मिनरल्स मतलब ऐसे मिनरल्स जो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी मेटेलिक में फेरस है, ठीक है। मेटेलिक में अभी 3 टाइप है, 1 2 3। पहला है फेरस, दूसरा है नॉन फेरस, तीसरा है प्रेशियस। अभी फेरस मतलब नाम से आप पता लगा सकते हो, फेरस मतलब जिसमें आयरन कंटेंट है, और नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन कंटेंट देखने को नहीं मिलता, और प्रेशियस मतलब जो बहुत ज्यादा कीमती है। अभी इसमें फेरस में जिसमें आयरन कंटेंट है, ऐसे मिनरल्स जिसमें आयरन कंटेंट है वो क्या है, आयरन और मैंगनीज निकल। नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन कंटेंट नहीं है, वो है कॉपर, लीड, टिन, बॉक्साइट। और प्रेशियस मतलब जो बहुत ज्यादा कीमती है, ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, जो गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है। अभी नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, मतलब जिसमें आयरन कंटेंट नहीं है, तो उसमें आ जाते हैं माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती है। नेक्स्ट है एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज मतलब ऐसे रिसोर्सेज होंगे जिससे एनर्जी क्रिएट होगी। अभी पेट्रोल है, उससे हम गाड़ी चलाते हैं, उससे हम कुकिंग का जो जलाने के लिए भी यूज होता है पेट्रोल। डीजल होता है गाड़ी चलाने के लिए होता है, नेचुरल गैस होता है कुकिंग पर्पस के लिए होता है। ये सारे क्या हो जाते हैं, ये एनर्जी मिनरल्स हो जाते हैं जिससे एनर्जी क्रिएट होती है, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन याद कर लेना। जो नॉन मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक में कौन से चीजें आ जाती है उसका एग्जांपल्स याद कर लेना। एनर्जी में कौन से आते हैं, इसका एमसीक्यू आ सकता है। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ ऑकरेंसेस ऑफ मिनरल्स। अभी मिनरल्स आने के अलग अलग ऑकरेंस मतलब मिनरल्स जो मिलने के अलग अलग वेज होते हैं कि कैसे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। वेयर आर दिस मिनरल्स फाउंड, ये मिनरल्स कहां देखने को मिलते हैं। मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स। मैंने पहले बताया जो मिनरल्स होते हैं वो आयरन ओर में से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, ये रॉ फॉर्म है मिनरल्स का। द टर्म ओर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन अक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स विद द अदर एलिमेंट्स। अभी ओर का अगर डेफिनेशन आपको पूछा गया व्हाट इज ओर, ओर का आप लिख सकते हैं इट इज अक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद द अदर एलिमेंट्स। मतलब ये जो ओर होता है उसमें इंप्यूरिटीज भी होती है, उसमें डेब्रिस भी होते हैं, उसमें पत्थर भी होते हैं, उसमें मिनरल्स भी होते हैं, उसमें मेटल्स भी होते हैं, ठीक है। The minerals content of the ore must be in sufficient concentration to make its extraction commercially viable। अभी commercially viable मतलब क्या, अगर ये स्पेसिफिक ओर है, ठीक है, ये स्पेसिफिक ओर है जिसमें अलग अलग मिनरल्स है, इसमें डेब्रिस है, इसमें मेटल्स भी है। अगर ये ओर में ज्यादा मिनरल्स है, एग्जिस्ट करते हैं, तो ही ये ओर को एक्सप्लोर करना जरूरी रहेगा, मतलब तभी वो एक ओर को एक्सप्लोर कर सकते हैं।
अगर ये स्पेसिफिक ओर में अगर मिनरल्स नहीं है तो उसको अपन एक्सप्लोर करके कोई फायदा है, उसको एक्सप्लोर करके कोई फायदा है, क्योंकि कोई आउटकम नहीं निकलेगा, कोई मिनरल्स नहीं निकलेगा, और कोई भी बिजनेसमैन अपना खर्चा नहीं करेगा ये ओर को एक्सप्लोर करने के लिए। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफिक एरिया, एक पैच ऑफ लैंड पे आपको बहुत ज्यादा ओर्स मिल रहे हैं, ठीक है, अलग अलग ओर्स मिल रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक ओर का टेस्टिंग किया जाता है कि ये ओर्स में मिनरल्स मेरे को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अगर मिलेंगे तो ही बिजनेसमैन खर्चा करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, नहीं तो वो लैंड को हाथ नहीं लगाते। The type of formation or structure in which they are found determines the relative ease with which the minerals may be found. अभी जो लोग होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो देखते हैं कि मिनरल्स जो एक्सट्रैक्ट करना है वो कितना इजी पड़ रहा है। फॉर एग्जांपल हिमालय जैसे एरियाज में मिनरल एग्जिस्ट करते हैं, पर हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते, हम उसको मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका टेरन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, वहां पे जाना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होगा, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना बहुत एक्सपेंसिव होगा, और वो इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा इम्बैलेंस्ड जगह है, तो इसलिए वहां पे क्या नहीं कर सकते, वहां पे जो रिसोर्स है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। दिस ऑल्सो डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, और इसी की वजह से जो कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन है, मतलब एक स्पेसिफिक ओर में से जो मिनरल्स निकालने के लिए जो खर्चा होने वाला है उसको बोला जाता है कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो कोई भी बिजनेसमैन कब जो माइंस होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, एक्सप्लोर करता है या एक्सप्लॉइट करता है, तभी जब उसको प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप्स ऑफ फॉर्मेशन। इसीलिए जो ओर्स होते हैं या जो मिनरल्स होते हैं वो फॉर्म कैसे होते हैं, ये बिजनेसमैन को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है उनका खर्चा बचाने के लिए। ठीक है, अभी टाइप्स ऑफ रॉक्स, हमको तीन टाइप्स ऑफ रॉक्स पता है, बचपन से हम ये तीन टाइप्स ऑफ रॉक पढ़ते आ रहे हैं। एक है इग्निशियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री, तीसरा है मेटाफॉर्मिक। ठीक है, अभी इग्निशियस जो रॉक है, इग्निशियस रॉक जो होता है, ये अगर माउंटेन है, माउंटेन में से जो लावा बाहर आता है, और वो जो लावा बाहर आने के बाद सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है, ठंडा ठंडा होने के बाद उसके पत्थर बन जाते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? इग्निशियस रॉक बोला जाता है। थ्रू सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा, दिस इग्निशियस रॉक इज फॉर्म थ्रू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा और लावा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये लेयर्स में नहीं मिलता, ये हार्डेस्ट है, और इंटेंसिव टाइप के अलग अलग जो रॉक्स होते हैं वो हम आगे देखेंगे। सेडिमेंट्री रॉक, अभी सेडिमेंट्री रॉक कैसे फॉर्म होता है? जैसे इग्निशियस रॉक लावा से फॉर्म होता है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो किससे फॉर्म होते हैं? सेडिमेंटेशन से फॉर्म होते हैं। ठीक है, सेडिमेंटेशन जो इट इज फॉर्म थ्रू द कंपैक्शन ऑफ सेडिमेंट्स, मतलब जो रिवर होती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये रिवर है, रिवर या वेदरिंग के प्रोसेस से ये सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं। अभी रिवर क्या करती है? वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव करती है। अभी जब रिवर मूव करती है उसके साथ जो स्टोन्स होते हैं बड़े बड़े वो भी मूव करते हैं, और ये स्टोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? ये स्टोन्स नीचे जो जमीन होती है उसको क्रश करते करते वो ब्रेक डाउन होते चले जाते हैं, और उसी से ये जो रॉक फॉर्म होते हैं उसको सेडिमेंट्री रॉक्स बोला जाता है। ठीक है, ये डिस्टिंक्टली लेयर्ड होते हैं, ये इजी टू क्रम्बल होते हैं। ठीक है, मेटाफॉर्मिक रॉक, अभी मेटाफॉर्मिक रॉक मतलब क्या? जब सेडिमेंट्री रॉक और इग्निशियस रॉक, ये दोनों रॉक जब अर्थ के अंदर क्रस्ट में, अर्थ के अंदर जब क्रस्ट के नीचे, ये सेडिमेंट्री रॉक और इग्निशियस रॉक दोनों जब प्रेशर और टेम्परेचर, ये दोनों के इफेक्ट से, ये दोनों के इफेक्ट से जब नया रॉक फॉर्म हो जाता है, इसी को मेटाफॉर्मिक रॉक बोला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये जो सेडिमेंट्री रॉक और इग्निशियस रॉक है, अर्थ के नीचे चले जाते हैं, अर्थ के नीचे मतलब क्रस्ट में रहते हैं, तो क्रस्ट के नीचे जाने के बाद वो दो प्रेशर और टेम्परेचर के कांटेक्ट में आते हैं, और प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये जो रॉक्स है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं नए रॉक में, इसी को क्या बोला जाता है? मेटाफॉर्मिक रॉक बोला जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है, दोनों में डिफरेंस देखते हैं, इनका फॉर्मेशन क्या है। सेडिमेंट्री रॉक है, उनका फॉर्मेशन क्या है, इग्निशियस और मेटाफॉर्मिक का फॉर्मेशन कैसा है। ठीक है, मिनरल्स ऑकर इन द क्रैक्स, क्रीव्स एंड फॉल्ट्स। अभी ये जो इग्निशियस होते हैं, मेटाफॉर्मिक रॉक में से जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, उसमें से एक्सप्लोर किए जाते हैं, वो क्रैक्स और क्रीव्स और फॉल्ट्स में मिलते हैं। ठीक है, ये क्रैक्स, क्रीव, फॉल्ट क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। ये देखो, ये जो माउंटेन है, यहाँ पे आप लोग माउंटेन देख सकते हो, ये क्या है? यहाँ पे ये, इसको क्रैक्स बोला जाता है, इसको क्रीव्स बोला जाता है। ठीक है, क्या है ये? क्रैक्स और क्रीव्स। ये छोटे छोटे जो बोले जिसमें से लावा बाहर आता है, इसको क्रैक्स और क्रीव्स बोला जाता है। और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स बेड्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा जो बेड होता है उसके बेड्स के फॉर्म में ये देखने को मिलते हैं। The smaller occurrences are called as veins and the bigger ones are called as lodes. अभी जो छोटे occurrences होते हैं, छोटे faults होते हैं, जो छोटे cracks creeps होते हैं, उसको veins बोला जाता है, और जो बड़े cracks creeps होते हैं उसको क्या बोला जाता है? lodes बोला जाता है। In most cases they are formed when minerals in liquid, molten and gaseous forms are forced upward through the cavities. अभी ये जो minerals है ये बाहर कैसे आते हैं? जब जो लावा, जो नीचे का जो गैस होता है, वो नीचे के जो मिनरल्स है उसको ऊपर पुश करता है, उसके वजह से जो मिनरल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, ये बाहर आते हैं।
Coal and some forms of iron ore have been concentrated as a result of long periods under the heat and pressure. अभी ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं ज्यादा हीट और प्रेशर के कांटेक्ट में आते हैं और वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म हो जाता है, इसका कोल फॉर्म हो जाता है। वो कोल फॉर्म किसमें मिलता है, ये बेड्स में मिलता है। जो हमने अभी जो फोटो देखा तो उसमें जो बेड्स में है ये कोल्स भी होते हैं, ये बेड के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स इंक्लूड जिप्सम। अभी अलग दूसरे जो सेडिमेंट्री मिनरल्स है वो किसमें कौन से जिप्सम, पोटाश सॉल्ट और सोडियम सॉल्ट। अभी नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स, एलुवियल डिपॉजिट्स और ओशन वाटर्स, ठीक है। अभी डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स मतलब कैसा होता है, अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व द डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक्स। अभी जो मिनरल्स होते हैं ये डिकम्पोजिशन से भी फॉर्म होते हैं। डिकम्पोजिशन जो सरफेस पे जो रॉक्स होते हैं वो जब डिकम्पोज होते हैं उससे भी मिनरल्स फॉर्म होते हैं। कैसे होते हैं, ठीक है। वेदरिंग मटेरियल। अभी वेदरिंग प्रोसेस पता है आपको, व्हाट इज वेदरिंग, वेदरिंग, ठीक है। अभी वेदरिंग जो होता है, वेदरिंग मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, ठीक है। ये बाकी अलग अलग रीजंस होते हैं उसके, जो रॉक्स होते हैं उसके ब्रेक डाउन होने के। पहला हो सकता है सनलाइट, दूसरा है वाटर, तीसरा है एयर, फोर्थ है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अभी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये जो रॉक्स होते हैं उसको ब्रेक कैसे करते हैं, ठीक है। अभी सनलाइट जो है ये सनलाइट की वजह से वेदरिंग कैसे होता है, वेदरिंग मतलब क्या, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स, ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स। अभी सनलाइट से कोई भी पत्थर है वो टूट कैसे सकता है, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल ये पत्थर है, ये पत्थर यहाँ पे सनलाइट है, दिन में बहुत ज्यादा धूप हो रही है, रात में ठंडी हो जाती है। अभी दिन जो स्टोन्स होते हैं ये स्टोन्स में, हर एक स्टोन में एक वाटर क्वांटिटी होती है, उसमें मॉइस्चर होता है स्टोन में, ठीक है। तभी स्टोन में जब जैसे मॉइस्चर होता है तो दिन के टाइम में धूप बहुत ज्यादा होती है तो जो पानी है वो क्या करता है, एक्सपांड करता है, ठीक है। और रात के टाइम पे, नाइट के टाइम पे ठंडी बहुत ज्यादा होती है तो ये जो पानी है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। और दिन में एक्सपांशन, रात में कॉन्ट्रैक्शन, दिन में एक्सपांशन, रात में कॉन्ट्रैक्शन। यही प्रोसेस की वजह से सालों तक जब ये प्रोसेस चलता है तो ये जो स्टोन होता है वो क्या होने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है। तो ये सनलाइट की हेल्प से ये स्टोन जो है वो ब्रेक डाउन होता है, इसको वेदरिंग बोला जाता है। नेक्स्ट है वाटर से। अभी पानी से कैसे ब्रेक डाउन होगा, हमने सेडिमेंट्री रॉक्स में देखा था, जो पानी है वो क्या करता है, स्टोन्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। उसमें जो स्टोन्स होता है वो बहुत जगह पे टकराता है और टकराने की वजह से क्या होता है, उसके टुकड़े होते चले जाते हैं। नेक्स्ट है एयर। अभी एयर की वजह से कैसे जो स्टोन्स है, एयर की वजह से कैसे जो स्टोन्स है वो ब्रेक डाउन हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्टोन रखा हुआ है, अभी ये स्टोन जो है ये एयर के कॉन्टैक्ट में आ रहा है, एयर जो है ये स्टोन को हर रोज पास कर रही है। अभी एयर जो होती है, एयर में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एयर में क्या होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ये स्टोन को हर रोज क्लैश करके जाते हैं, क्रैश करके जाते हैं। इससे मतलब सालों तक जब ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है ये स्टोन को क्रैश करते करते जाते हैं तो स्टोन में क्या हो जाते हैं, क्रैक्स पड़ना चालू हो जाते हैं। और क्रैक्स पड़ने के बाद ये स्टोन जो होता है सालों बाद ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। ये भी एक वेदरिंग प्रोसेस है। अभी दूसरा है, लास्ट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे स्टोन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब जो बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, जो स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स में जो भी क्रैक्स होते हैं, ठीक है, छोटे मोटे जो क्रैक्स होते हैं, ये बैक्टीरिया और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें जाके रहते हैं, ठीक है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज होती है, ठीक है। इसमें वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं। ये केमिकल्स रिलीज करने के बाद क्या होता है, ये केमिकल रिलीज करने के बाद ये जो फॉल्ट्स होते हैं, ये जो क्रैक्स होते हैं ये बड़े बड़े होते जाते हैं, ठीक है। इनका जो मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है, केमिकल उसमें रिलीज होते हैं और ये जैसे क्रैक्स बड़े बड़े हो जाते हैं और ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें जगह ऑक्यूपाई करना शुरू हो जाते हैं और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो रॉक है ये क्या हो जाता है, पूरा ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, वेदरिंग एक्टिविटी। जो डिकम्पोज, जो सरफेस रॉक से, सरफेस के ऊपर जो रॉक्स है वो डिकम्पोज होते हैं, टूटते जाते हैं और उसी से जो मिनरल्स है वो बाहर आ जाते हैं। एलुवियल डिपॉजिट्स। अभी एलुवियल डिपॉजिट्स मतलब क्या, एलुवियल डिपॉजिट्स मतलब जो सी बेड पे जो भी सॉफ्ट सॉइल मिलते हैं, जो भी सॉफ्ट स्टोन मिलते हैं उसको एलुवियल डिपॉजिट बोला जाता है, ठीक है। सर्टन मिनरल्स में ऑकर इन एलुवियल डिपॉजिट्स इन द सैंड्स ऑफ द वैली फ्लोर एंड द बेसिन्स ऑफ द हिल्स। अभी यही जो एलुवियल डिपॉजिट्स है, जो दो माउंटेन है उसके वैलीज में भी मिलता है, उसके फुट हिल्स पे देखने को मिल सकते हैं। दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड एज प्लेसर डिपॉजिट। और यही डिपॉजिट को क्या बोला जाता है, प्लेसर डिपॉजिट भी बोला जाता है। और यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, टिन, प्लैटिनम आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द एलुवियल डिपॉजिट्स मिनरल्स, ठीक है। अभी ओशन वाटर्स। अभी जो ओशन वाटर्स है इसमें भी बहुत सारे जो मिनरल्स है वो देखने को मिलते हैं, पर उसमें से जो एक्सट्रैक्शन होता है, निकालना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ओशन वाटर्स कंटेन वास्ट क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स बट मोस्ट ऑफ दीज आर टू वाइडली डिफ्यूज्ड टू द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। मतलब ओशन में भले ही बहुत ज्यादा मिनरल्स एग्जिस्ट करते हैं पर उसको एक्सट्रैक्ट करना इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा खर्चा होता है ये प्रोसेस में, ओशन में से रिसोर्सेज निकालने में।
However, common salt magnesium bromine are largely derived from the ocean. पर फिर भी जो common salt है magnesium bromine वो ओशन में से एक्सट्रैक्ट किया जाता है जहां पे कमर्शियली वायबल है. This ocean beds too are rich in the manganese nodules. और ये ओशन जो बेड्स होते हैं वो मैंगनीज नोडल्स भी वहां पे बहुत सारे देखने को मिलते हैं. अभी नेक्स्ट है रैट होल माइनिंग. अभी ये रैट होल माइनिंग का जो टॉपिक है अभी करंटली इंडिया में जो 41 जो वर्कर्स है वो जो नीचे टनल है उसमें फंस गए. ये रैट होल माइनर्स ही जो थे उन्होंने ये जो वर्कर्स है उनको बाहर निकाला उनकी टेक्निक से. अभी ये रैट होल माइनिंग का कंसेप्ट क्या होता है? रैट होल माइनिंग जो है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है क्या करता है, रैट होल माइनिंग पहले समझने से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो रिसोर्सेज होता है माइंस होता है उसको एलोकेट कैसे करती है ये समझते हैं. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, फॉर एग्जांपल एक पैच ऑफ लैंड है. एक पैच ऑफ लैंड पे अगर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज मतलब वहां पे आयरन ओर मिल गया फॉर एग्जांपल. अभी आयरन ओर मिलने के बाद ये स्पेसिफिक पैच ऑफ लैंड को गवर्नमेंट क्या कर देता है, उसके जो ये होता है लोगों को अलॉट कर देता है, मतलब टेंडर रिलीज करता है. टेंडर रिलीज करने के बाद जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो क्या करते हैं, टेंडर को परचेस कर दे. टेंडर है फॉर एग्जांपल ये पैच ऑफ लैंड अगर टेंडर गवर्नमेंट ने बोला 100 करोड़ में, तो गवर्नमेंट क्या करती है वो बिजनेसमैन से 100 करोड़ रुपीस ले लेती है और ये जो पूरा पैच ऑफ लैंड है उसकी अथॉरिटी वो लोगों को दे देती है, वो बिजनेसमैन को दे देती है. और ये बिजनेसमैन क्या करता है, इसमें से जितने भी रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट होते हैं उससे वो प्रॉफिट कमाता है. अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये रेस्ट ऑफ द इंडिया में ये एक्टिविटी करता है, पर नॉर्थ ईस्ट में जो टेरन है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टेरन है, वहां पे टेंडर रिलीज नहीं कर सकते और वहां पे जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है वो ज्यादा कमर्शियली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. ठीक है, तो इसी की वजह से जो नॉर्थ ईस्ट जैसे जो स्टेट्स है वहां पे क्या करते हैं, जो फैमिलीज होती है, ठीक है, जो ट्राइबल फैमिलीज होती है वही नीचे जो माउंटेन होते हैं उसमें होल करके जो मिनरल्स होते हैं वो बाहर निकालते हैं और बाहर मार्केट में बेचते हैं. ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, रैट होल माइनिंग. Do you know that most of the minerals in India are nationalized and their extraction is possible only after obtaining due permission from the government? और कोई भी माइन होती है तो वो गवर्नमेंट के परमिशन के बाद ही जो बिजनेसमैन होता है उसको क्या कर सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है. बट इन मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया मिनरल्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी. पर ये जो नॉर्थ ईस्ट की जो एरियाज में जो मिनरल्स है ये क्या कर रहे हैं, लोग खुद एक्सट्रैक्ट करते हैं. इन मेघालय देयर आर लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ कोल, आयरन और लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट. अभी मेघालय में कौन से डिपॉजिट ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, कोल देखने को मिल रहा है, आयरन और लाइमस्टोन और डोलोमाइट है. Coal mining in Jawai and Cherrapunji is done by the family members in the form of long narrow tunnel called as rat hole mining. ये फोटो में आप लोग देख सकते हो, ये जो होल है ये होल में जो लोग होते हैं वो क्रॉल करके अंदर घुसते हैं और उसमें से रिसोर्सेस निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं और बाहर मार्केट में जाके बेचते हैं. The National Green Tribunal has declared such an activity illegal and recommended that this should be stopped forthwith. अभी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है ये इंडिया का एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूनल है. मतलब क्या करते हैं, इसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं ये मेंबर्स जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उसके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मेंबर्स होते हैं. इंडिया में कोई भी क्लाइमेटिक एक्टिविटी या क्लाइमेट के अगेंस्ट में कोई भी कुछ एक्टिविटी होती है वो उसके अगेंस्ट में एक्शन लेते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो श्री रविशंकर जी जो थे उन्होंने क्या किया था, जो कोई तो भी बीच पे उन्होंने सत्संग लिया था, वो सत्संग लेने के बाद उन्होंने वो जो बीच था वो पूरा खराब कर दिया था. ठीक है, वो बीच खराब करने के बाद जो सत्संग होने के बाद फिर एनजीटी ने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया, उनके ऊपर फाइन लगाया गया और वो बीच उनको क्लीन करने के लिए बोला गया. ठीक है, तो एनजीटी जो है ये इंडिया में बहुत पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है और एनजीटी ने भी क्या बोला है कि जो रैट होल माइनिंग है ये बंद होना चाहिए. 2014 में मेघालय में और नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ एरियाज में एनजीटी ने रैट होल माइनिंग बैन कर दिया था, क्योंकि जो रैट होल माइनिंग में जितने भी फैमिली मेंबर्स ये रैट होल में माउंटेन्स में जाते थे तो ऊपर से पत्थर गिर जाते थे या बहुत सारे जो लोग हैं उनकी डेथ हो जाती थी, तो उसके वजह से उन्होंने क्या कर दिया था, ये रैट होल माइनिंग को बंद कर दिया था. पर फिर भी इलीगली ये रैट होल माइनिंग चलता है और ये जो रिसोर्सेज है, ये जो मेटल्स है उसको ब्लैक मार्केट में बेचा जाता है. ठीक है, इंडिया इज फॉर्चुनेट टू हैव फेयरली रिच एंड वेराइड मिनरल रिसोर्सेज, हाउएवर दीस आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. अभी इंडिया में बहुत सारे रिसोर्सेज है. राजस्थान में अलग रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे, मेटल्स देखने को मिलेंगे, मिनरल्स देखने को मिलेंगे. फिर महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा ये तो मिनरल से भरा हुआ पैच है. ठीक है, अभी जो मिनरल्स है अलग अलग जगह पे अलग अलग मिनरल्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, ब्रॉडली स्पीकिंग पेनिनसुलर रॉक्स कंटेन मोस्ट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ कोल. अभी जो पेनिनसुलर रॉक है, ठीक है, पेनिनसुलर का इंडिया पेनिनसुलर का जो एरिया है वहां पे कौन से मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं, माइका मिलता है और नॉन मेटेलिक मिनरल्स देखने को मिलते हैं. अभी सेडिमेंट्री रॉक ऑन द वेस्टर्न ईस्टर्न फ्लैंक, जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट का जो एरिया है, ठीक है, और गुजरात आसाम का जो एरिया है यहाँ पे पेट्रोलियम डिपॉजिट देखने को मिलते हैं. ठीक है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो वेस्टर्न ईस्टर्न फ्लैंक पे मतलब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पे देखने को मिलते हैं और गुजरात आसाम जो एरिया है वहां पे पेट्रोलियम डिपॉजिट देखने को मिलते हैं. इंडिया का सबसे पहले जो पेट्रोल डिपॉजिट था वो आसाम में मिला था, दिग्बॉय में. राजस्थान विद द रॉक सिस्टम ऑफ पेनिनसुला हैज द रिजर्व्स ऑफ मेनी नॉन फेरस मिनरल. अभी जो राजस्थान है, राजस्थान में नॉन फेरस मिनरल ज्यादा देखने को मिलते हैं. नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन कंटेंट नहीं है.
फैक्टर्स दैट अफेक्ट द इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ रिसोर्स। अभी ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो स्पेसिफिक मिनरल है उसको अपने को एक्सट्रैक्ट करना है कि नहीं करना है, ये फैक्टर्स बहुत ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप बिजनेसमैन हो, गवर्नमेंट आपके पास आती है, आपको कोई रिजर्व देती है और बोलती है कि आप ये रिजर्व में से आप जो रिसोर्सेज है, जो मिनरल्स है, वो एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है। तो आप कौन से बेसिस पे वो डिसीजन लेंगे कि आपको ये माइन चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल इन ओर, मतलब एक स्पेसिफिक माइन आपको अगर मिल रहा है तो उसमें अगर आयन ओर है तो वो आयन ओर में मिनरल्स है कि नहीं ये देखना आपका काम है। मतलब मिनरल्स अच्छे क्वांटिटी में है कि नहीं, अगर मैंने उसको एक्सप्लोर भी कर लिया तो मार्केट में बेचने के लिए मेरे को मिनरल्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। दूसरा है क्लोजनेस टू द मार्केट। अभी जो माइन एक्टिविटी जहां पे हो रही है वो मार्केट से कितना दूर है। अगर आपको मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने के बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लग रहा है तो आप ये काम क्यों करोगे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर ज्यादा लग रहा है तो मिनरल एक्सट्रैक्ट करने का कॉस्ट बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, कितना इजीली जो आयन हो रहे हैं उसमें से आप क्या कर रहे हो, जो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, कितना वो काम है, इजी हो रहा है। अभी नॉर्थ ईस्ट और हिमालय जैसे एरियाज में ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इजी नहीं है, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए जो बिजनेसमैन है उसमें काम करते ही नहीं है। Thus, to meet the demand, a choice has to be made between numbers of possible options. When this is done, mineral deposit or reserves turn into a mine. अभी सब ये जो ऑप्शंस है जब एक साथ आ जाते हैं, सब फिजिबल होता है बिजनेसमैन के लिए, तभी एक स्पेसिफिक जो जगह होती है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, माइन में कन्वर्ट किया जाता है। अभी फेरस और नॉन फेरस में डिफरेंस देखते हैं। फेरस मतलब ऐसे मिनरल्स जिसमें आयन कंटेंट है, ठीक है, जिसमें क्या है, आयन कंटेंट। और नॉन फेरस मतलब जिसमें आयन कंटेंट नहीं है। फेरस मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अभी जो फेरस है मतलब ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है दैट कंटेन आयन, Fe आयन होता है इसमें। इसमें आयन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होगी, मैग्नेट से जल्दी अट्रैक्ट हो जाएगा। और जो आयन है दे आर लेस रेजिस्टेंट टू कोरोजन, मतलब जल्दी कोरोड हो जाएगा। आयन जो होता है वाटर के कांटेक्ट में आ जाता है तो रस्ट हो जाता है, ब्राउनिश कलर का हो जाता है, कंपोज। अभी नेक्स्ट है नॉन फेरस। नेक्स्ट है नॉन फेरस मिनरल्स जिसमें आयन कंटेंट नहीं है, ये भी क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसमें आयन कंटेंट नहीं होता। इसमें अगर आयन कंटेंट नहीं है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी नहीं होंगी, ठीक है। दे आर मोर रेजिस्टेंस टू कोरोजन, मतलब ये जो मेटल्स होते हैं, नॉन फेरस मिनरल्स जो होते हैं, मेटल्स जो होते हैं, ये करोड नहीं होते, कभी रस्ट नहीं होते, ठीक है। फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर 3/4 ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मेटालिक मिनरल्स। अभी जो फेरस मिनरल्स है इंडिया में जितने भी जो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं मेटालिक मिनरल्स, उसमें से 3/4 ऑफ द प्रोडक्शन है वो कौन से मिनरल का होता है, आयन मिनरल का होता है, मतलब फेरस मिनरल्स का होता है। दे प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज। और ये जो आयन ओर के जो इंडस्ट्रीज होते हैं ये किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के बैकबोन होते हैं, मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग देखो जो आयन ओर है, ये आयन जो होता है वो हर जगह पे यूज होता है। फैक्ट्रीज, अगर फैक्ट्री बनानी है आपको तो आयन और लगेगा, मशीन्स बनाना है तो आयन और लगेगा, कार्स बनानी है, ट्रेन्स बनानी है, एरोप्लेन्स बनाने तो आयन लगेगा। तो आयन जो होता है, आयन इंडस्ट्री जो होती है वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए इकोनॉमी की बैकबोन होती है, ठीक है। इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटेंशियल क्वांटिटीज ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग द इंटरनल डिमांड्स। अभी इंडिया जो है, इंडिया में जितने भी रिसोर्सेज आयन और आता है, ठीक है, जितने भी मिनरल्स मिलते हैं, इंडिया अपनी पहली डिमांड पूरी कर लेता है और बाकी जो रिसोर्सेज क्या करता है उसको एक्सपोर्ट करता है। अभी नेक्स्ट है आयन ओर। अभी हर एक जितने भी मिनरल्स इंडिया में मिलते हैं वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। अभी आयन ओर की पहले बात करते हैं। आयन ओर इज द बेसिक मिनरल एंड द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आयन ओर जो है ये एक बेसिक मिनरल है और किसी भी कंट्री की इंडस्ट्रीज का क्या होता है, ये बैकबोन होता है। इंडिया इज एंडोड विद द फेयरली अबंडेंट रिसोर्स ऑफ आयन ओर। इंडिया इज रिच इन द गुड क्वालिटी ऑफ आयन ओर। अभी इंडिया जो है इसमें अच्छा क्वालिटी का आयन ओर मिलता है। आयन ओर के दो क्वालिटीज है, एक मैग्नेटाइट आयन ओर होता है और एक हेमेटाइट होता है। मैग्नेटाइट जो होता है इसमें आयन कंटेंट कितना होता है, 70% होता है, पर जो हेमेटाइट होता है इसमें कितना होता है, 50 to 60% होता है। अभी मैग्नेटाइट अच्छे क्वालिटी का आयन ओर है, हेमेटाइट थोड़े से लो क्वालिटी का है, पर सबसे ज्यादा डिमांड है या सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो आयन ओर है ये है हेमेटाइट आयन ओर, ठीक है। मैग्नेटाइट इज आयन ओर विद हाई कंटेंट ऑफ आयन अप टू 70%। इट हैज एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज। अभी उसमें आयन कंटेंट ज्यादा है तो मैग्नेटिक क्वालिटीज भी उससे अच्छी होंगी। हेमेटाइट ओर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयन ओर। अभी हेमेटाइट जो है उसकी भले आयन कंटेंट कम है पर ये इंडस्ट्रियल ओर्स में सबसे ज्यादा यूज, इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला मिनरल है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी यूज, बट हैज अ स्लाइटली लोअर आयन कंटेंट than magnetite, that is 50 to 60%. In 2018-19 almost entire production of iron ore 97%, मतलब जो 2018-19 का जो डेटा हुआ है, डेटा दिया हुआ है, 97% ऑफ द आयन ओर जो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है बस इतने स्टेट से किया जा रहा है, ओडिशा, छत्तीसगढ़। अभी 97% ऑफ द जो आयन और एक्सट्रैक्शन है वो
1 2 3 4 स्टेट से किया जा रहा है, ठीक है। कौन से हैं? ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड झारखंड। मतलब इंडिया में जितना भी आयरन और प्रोड्यूस होता है उसमें से जो 97 जो आयरन और जो प्रोडक्शन है ये बस 4 स्टेट से देखने को मिलता है। द रिमेनिंग प्रोडक्शन 3% वाज फ्रॉम अदर स्टेट्स, और बाकी का इंडिया का जो प्रोडक्शन है वो 3% बाकी स्टेट से आता है। मतलब ये जो स्टेट्स है ये आयरन ओर में क्या है, ये आयरन ओर में लीडर्स, दे आर लीडर्स ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, ठीक है। अभी कुदरे इन कन्नड़ा मीन्स हॉर्स। द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका रिजेंबल्स द फेस ऑफ अ हॉर्स। अभी जहां पे ये आयरन डिपॉजिट उसके कुद्रेमुख बोला जाता है, उसका हॉर्स शेप दिखता है इसलिए उसको क्या बोला जाता है, कुद्रेमुख बोला जाता है, शेप ऑफ अ हॉर्स। द बेलाडेला हिल्स लुक लाइक द हम्प ऑफ ऑक्स एंड हेंस इट इज नेम। अब ये जो बेलाडेला हिल्स है ये कैसे दिखता है, जो ऑक्स होता है उसका जो पीछे का जो हम्प होता है वो हम्प जैसे वो दिखता है, रिजेंबल होता है, इसलिए उसको क्या बोला जा रहा है, बेलाडेला हिल्स बोला जाता है। ये किसके रिजर्व्स है, ये आयरन ओर रिजर्व्स है, ठीक है। अभी तो मेजर आयरन ओर बेल्ट्स, अभी इंडिया में अलग अलग आयरन ओर बेल्ट्स है, उसके एक एक बेल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जहां पे जो आयरन डिपॉजिट्स है वो देखने को मिलते हैं। ओडिशा झारखंड बेल्ट, इन ओडिशा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड। अभी जो ओडिशा झारखंड जो बेल्ट है वहां पे कौन सा ओर देखने को मिलता है, हेमेटाइट ओर देखने को मिलता है, जिसमें जो 50-60% आयरन है। is found in Badampur mines in the Mayurbhanj and the Kedarjur district. In the adjoining Singhbhum district of Jharkhand, hematite iron is mined in Guva and Namundi. ठीक है, अभी ये एरियाज के नाम है जहाँ पे ये जो आयरन जो हेमेटाइट आयरन ओर है वो देखने को मिलता है। ये जो नाम है एरियाज के, ये नाम लर्न कर लेना, एग्जाम में आ सकते हैं। अभी मैप में देखते हैं कहाँ पे उड़ीसा झारखंड बेल्ट, ये है, यहाँ पे है उड़ीसा झारखंड बेल्ट, ये है मैप, यहाँ पे उड़ीसा झारखंड बेल्ट है। आपको मैप पे इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट। अभी चंद्रपुर जो है वो महाराष्ट्र में, ये दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट जो छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र का सेक्टर आ जाता है। महाराष्ट्र का जो पूरा ईस्ट साइड है, महाराष्ट्र का ये ईस्ट साइड है, ठीक है, ये वेस्ट साइड है। महाराष्ट्र के ईस्ट साइड के जो बॉर्डर जो स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स नहीं जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहां पे आता है वेरी हाई ग्रेड ऑफ हेमेटाइट ओर। अभी यहाँ पे भी कौन सा आयरन ओर देखने को मिल रहा है, कौन से क्वालिटी का देखने को मिल रहा है, हेमेटाइट वाला ही देखने को मिल रहा है। फाउंड इन द फेमस बैलाडीला रेंज ऑफ हिल्स इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। द रेंज ऑफ हिल्स कॉम्प्रोमाइजेस 14 डिपॉजिट। अभी ये जो रेंज ऑफ हिल्स है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट में अलग अलग 14 डिपॉजिट है, अलग अलग 14 माउंटेन से जहां पे जो रिसोर्सेज है उसको वहां पे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। एंड सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन ओर इज फाउंड, ठीक है। इट हैज द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज नीडेड फॉर द स्टील मेकिंग। अभी यहाँ पे जो आयरन, यहाँ पे जो हेमेटाइट आयरन है ये अच्छे क्वालिटी का, मतलब जितने भी हेमेटाइट के जितने भी ओर्स उनको मिल रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा अच्छा हेमेटाइट का आयरन ओर कहाँ पे देखने को मिलता है, ये दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट में देखने को मिलता है आयरन ओर। इसीलिए जो स्टील मेकिंग के लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आयरन ओर फ्रॉम दिस माइंस इज एक्सपोर्टेड टू जापान एंड साउथ कोरिया। अभी जो आयरन ओर है ये आयरन ओर यहाँ का जो जापान है साउथ कोरिया को एक्सपोर्ट भी किया जाता है विशाखापट्टनम पोर्ट से, ठीक है। अभी नेक्स्ट है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट। अभी महाराष्ट्र गोवा, ये महाराष्ट्र है, ये गोवा है छोटा सा, ये गोवा, तो ये दोनों के बेल्ट पे महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड द स्टेट ऑफ गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। दो द ओर्स आर नॉट वेरी हाई क्वालिटी। अभी यहाँ पे जो ओर मिल रहा है वो इतने अच्छे क्वालिटी का नहीं है, पर ये जितना भी वहां पे उसको एक्सपोर्ट किया जाता है, ये मुरमगांव पोर्ट से जो गोवा में है वहां से वो मिनरल्स को क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। अभी नेक्स्ट है बल्लारी, चित्रदुर्गा, चिक्कमगलुरु, तुमकुरु बेल्ट। अभी ये कर्नाटक में ये जगह का नाम है, ये बेल्ट का नाम है, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है पर आपको याद करना पड़ेगा एग्जाम के लिए, ठीक है। द कुद्रेमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटक आर 100% एक्सपोर्ट यूनिट। अभी जो कुद्रेमुख हम लोगों ने देखा था जो हॉर्स शेप का, ये 100% एक्सपोर्ट यूनिट है, मतलब 100% जितने भी रिसोर्सेज से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वो क्या किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं। कुद्रेमुख डिपॉजिट्स आर नोन टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अभी जो कुद्रेमुख डिपॉजिट्स है वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट डिपॉजिट्स है। द ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर मंगलुरु। अभी स्लरी मतलब क्या, जो आयरन के बड़े बड़े जो रॉड्स होते हैं जो कंस्ट्रक्शन साइट पे रखे जाते हैं उसी को स्लरी बोला जाता है। अभी यही स्लरी को क्या किया जाता है, पाइपलाइन से ये जो मंगलुरु पोर्ट है वहां तक उसको भेजा जाता है, फिर मंगलुरु पोर्ट से वो क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। अभी इसको मैप में देखते हैं, मैप में कहा है ये कर्नाटक का बल्लारी सेक्टर, ठीक है। इसको यहाँ पे जो मैप है यहाँ पे देखने को मिलता है, ये बेल्ट है, ये सारे बेल्ट देख लिया आयरन और डिपॉजिट्स के। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट है मैंगनीज। अभी जो मैंगनीज है, मैंगनीज जो यूज होता है ये स्टील मेकिंग के लिए और फेरो मैंगनीज एलॉय बनाया जाता है। एलॉय मतलब क्या, जब दूसरे जो मिनरल्स होते हैं मेटल्स को जब मिक्स किया जाता है उसको एलॉय बोला जाता है। अभी एक टन ऑफ स्टील, आपको अगर 1 टन ऑफ स्टील अगर बनाना है तो 1 टन ऑफ स्टील में आपको क्या ऐड करना पड़ता है, 10 किलो मैंगनीज ऐड करना पड़ता है। क्या ऐड करना पड़ता है,
10 kg ऑफ मैंगनीज ऐड करना पड़ता है। इट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड एंड पेंट्स। अभी यही जो मैंगनीज होता है ये ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज होता है, पेंट्स में यूज होता है और इंसेक्टिसाइड्स में यूज होता है। इंसेक्टिसाइड मतलब ऐसी दवाई होती है जो इंसेक्ट्स को मारने के लिए बनाई जाती है। अभी नेक्स्ट है नॉन फेरस मिनरल्स। अभी नॉन फेरस मिनरल्स ऐसे मिनरल्स मतलब जिसमें आयरन कंटेंट नहीं है। इंडियाज रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी। अभी इंडिया के जो नॉन फेरस मिनरल्स है, इंडिया में ज्यादा नॉन फेरस मिनरल्स देखने को नहीं मिलते। नाउ दिस मिनरल्स व्हिच इंक्लूड कॉपर, बॉक्साइट, लीड, जिंक, गोल्ड प्ले अ वाइटल रोल इन द नंबर ऑफ मेटालिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। पर ये जो नॉन फेरस मिनरल होते हैं ये इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। जैसे ये आईटी रेवोल्यूशन हो रहा है, जो इलेक्ट्रिक्स का जो गुड्स है उसका जो कंजम्पशन है वो बढ़ने लग गया इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो मिनरल्स है नॉन फेरस मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर। अभी जो कॉपर है, कॉपर इज क्रिटिकली डिफिशिएंट इन रिजर्व्स, इट इज क्रिटिकली डिफिशिएंट इन द रिजर्व्स प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। अभी इंडिया में कॉपर प्रोडक्शन ज्यादा होता नहीं, इंडिया के पास कम रिजर्व्स है कॉपर के। बीइंग मैलेबल, डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर, कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स। अभी मैलेबल मतलब क्या, उसको शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। डक्टाइल्स मतलब क्या, उसको जो वायर है उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। गुड कंडक्टर मतलब इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स। जो कॉपर होता है ये इलेक्ट्रिकल केबल्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। द बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश, खेतरी माइंस इन राजस्थान एंड सिंगमम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। जो इंडिया में जो कॉपर है ये कौन से स्टेट्स प्रोड्यूस करते हैं? पहले तो बालाघाट माइंस जो कहां पे है? मध्य प्रदेश में। दूसरा है खेतरी माइंस जो कहां पे है? राजस्थान में। और तीसरा है सिंगमम डिस्ट्रिक्ट जो कहां पे है? झारखंड में। ये तीन ही ऐसी जगह है जहां पे जो कॉपर है वहां से उस रिसोर्सेज को क्या किया जाता है? एक्सप्लोर किया जाता है। अभी नेक्स्ट है बॉक्साइट। Though several ores contain aluminium, it is from bauxite, a clay-like substance, that alumina and later aluminium is obtained. अभी जो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट में एल्यूमिनियम सिलिकेट होते हैं। एल्यूमिनियम सिलिकेट से ही एल्यूमिनियम जो है वो बनाया जाता है। बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स। अभी जो बॉक्साइट जो रॉक होता है उसको डिकम्पोज किया जाता है, उसमें क्या होता है? एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं और यही एल्यूमिनियम सिलिकेट से एल्यूमिनियम बनाया जाता है। एल्यूमिनियम इज एन इंपॉर्टेंट मेटल बिकॉज इट कंबाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स। अभी एल्यूमिनियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एल्यूमिनियम जो भी आप मेटल के साथ उसको कंबाइन कर देते हो, उसका एलॉय बना देते हो, उसकी प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है, वो स्ट्रांग होता चला जाता है, लाइट होता है, ठीक है। such as iron with the extreme lightness and with the good conductivity and great malleability। जब जिसमें एल्यूमिनियम जो भी मेटल्स में ऐड होता है उसका जो है वो उसका लाइटनेस मतलब जो है वो उसका जो वेट होता है वो कम हो जाता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है और उसकी मेलेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब आप उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट्स आर मेनली फाउंड इन द अमरकंटक प्लेटू, मैकाल हिल्स एंड द प्लेटू रीजन ऑफ बिलासपुर कटनी। अभी ये जो इंडिया के जो रीजन है यहाँ पे बॉक्साइट देखने को मिलता है। कौन से रीजन है? अमरकंटक प्लेटू जो मध्य प्रदेश में, मैकाल हिल्स है, फिर द प्लेटू ऑफ बिलासपुर कटनी, ये जगह का नाम है, ठीक है। ओडिशा वाज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। अभी 2016-17 का डेटा दिया है। ओडिशा जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का, ठीक है, ओडिशा। पंचमली डिपॉजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स, ठीक है। अभी ओडिशा में भी जो पंचमली डिपॉजिट्स है जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है, ये सबसे ज्यादा जो है बॉक्साइट को क्या करते हैं? बॉक्साइट रिजर्व्स है इंडिया के। अभी जो यहाँ पे डू यू नो में दिया आपके टेक्स्ट बुक में, डू यू नो में क्या दिया है? जो नेपोलियन है, नेपोलियन 3, ये नेपोलियन 3 जो था उसने जो गोल्ड और सिल्वर के जो प्लेट्स होते थे वो हटा के उसके जो गेस्ट होते थे उनके गेस्ट को एल्यूमिनियम के प्लेट में लोगों को खाना देता था या गेस्ट को इनवाइट करता था खाने के लिए और वही प्लेट में उनको खाना खिलाता था। आज के जो भिखारी होते हैं, इंडिया के जो भिखारी होते हैं, वो यूज करते हैं एल्यूमिनियम प्लेट्स। वो टाइम पे एल्यूमिनियम की इतनी डिमांड हुआ करती थी कि लोगों नया नया एल्यूमिनियम आया तो उसको लोग जो थे उनके गेस्ट के लिए वो यूज करते थे गोल्ड सिल्वर के अल्टरनेट में, ठीक है। अभी नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। अभी नॉन मेटेलिक मिनरल्स देखने वाले, पहला है माइका, अ मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स, इट स्प्लिट्स इनटू थिन शीट्स। अब ये जो माइका होता है ये थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, मतलब मेलेबिलिटी इसकी अच्छी है। These sheets can be so thin that 1000 can be layered into a mica sheet। मतलब ये जो शीट से इतनी थिन बना सकते हैं कि एक ही शीट के हम और ज्यादा जो छोटे छोटे पतले पतले शीट से वो थाउजेंड्स बना सकते हैं। माइका कैन बी क्लियर ब्लैक। अभी जो माइका हो सकता है उसके कलर वो क्लियर भी हो सकता है, ब्लैक कलर का हो सकता है, ग्रीन कलर का हो सकता है, रेड येलो का हो सकता है। ये इमेज में देख सकते हो आप, थोड़ा सा व्हाइट भी है, ब्राउनिश भी है। ड्यू टू दिस एक्सीलेंट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, low power loss, insulating properties and resistance to high voltage, mica is one of the most indispensable mineral used for electric and electronic industries। अभी माइका की जो इतने प्रॉपर्टीज है इसी के वजह से ये जो माइका है ये किसमें? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में ज्यादा यूज होता है।
क्या है, वो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, वो हाई वोल्टेज जो है वो सहन कर सकता है, ठीक है। हाई वोल्टेज मतलब एक ही स्पेसिफिक वायर में आप अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी एक साथ फ्लो कर दो, उसके ज्यादा वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दो तो जो वायर होती है वो जल जाती है, पर जो माइका होता है वो जलता नहीं है, ठीक है। माइका डिपॉजिट्स आर फाउंड इन नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेटू, कोदम गया, हजीराबाद बेल्ट ऑफ झारखंड एंड द लीडिंग प्रोड्यूसर। अभी छोटा नागपुर प्लेटू मतलब जो ओडिशा झारखंड का जो जो एरिया है उसको छोटा नागपुर प्लेटू बोला था, वहां पे ये जो माइका है वहां देखने को मिलता है। इन राजस्थान द मेजर माइका प्रोड्यूसिंग एरिया इज अराउंड अजमेर। अभी राजस्थान में जो माइका प्रोड्यूसिंग जगह है वो कौन सी है, वो अजमेर में है, ठीक है। नेल्लोर माइका बेल्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर इन द कंट्री। अभी जो आंध्र प्रदेश में जो नेल्लोर नाम की जो जगह है वहां पे भी जो माइका है, वहां पे माइका के रिजर्व्स मिलते हैं, वहां से वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। अभी नेक्स्ट है रॉक मिनरल्स। अभी रॉक मिनरल्स में हम लोग देखने वाले हैं पहला लाइमस्टोन। लाइमस्टोन इज फाउंड इन एसोसिएटेड विद द रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। अभी लाइमस्टोन है ये ऐसे स्टोन्स में मिलता है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट है। इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। अभी ये जो लाइमस्टोन है ये कौन से रॉक में देखने को मिलता है, इग्निशियस, मेटाफॉर्मिक, सेडिमेंट्री रॉक में देखने को मिलता है। अगर आपको इसका एमसीक्यू है तो आपको सेडिमेंट्री रॉक लिखना है। लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। अभी जो लाइमस्टोन है वो सीमेंट इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, सीमेंट इंडस्ट्रीज के ब्लास्ट फर्नेसेस में यूज होता है। The dust and the noxious fumes inhaled by the miners make the vulnerable to pulmonary diseases. अभी माइंस में जितने भी ये लेबर लोग काम करते हैं, ठीक है, जो भी लेबर्स हैं, ये लेबर जो काम करते हैं माइंस पे, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। अभी जितने भी माइंस जैसे तुम खोदते खोदते नीचे जाते हो, उसमें से कुछ गैसेस भी रिलीज होते हैं। ये गैसेस की वजह से क्या हो जाते हैं, पल्मोनरी डिजीजेस होते हैं। पल्मोनरी डिजीजेस मतलब क्या, पल्मोनरी डिजीज मतलब रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकते हैं, ठीक है, लंग डिजीजेस हो सकते हैं। ये जो वर्कर्स होते हैं उनको ये डिजीजेस हो जाते हैं। द रिस्क ऑफ कोलैप्सिंग माइन रूफ्स। अभी कभी कभी क्या हो जाता है, तुम माइन में घुसते हो तो ऊपर से पत्थर गिरने का जो रिस्क होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इनंडेशन, फायर्स इन कोल माइंस, और कभी कभी माइन जो होती है उसमें आग भी लग जाती है। द वाटर सोर्सेज इन द रीजन गेट्स कंटामिनेटेड ड्यू टू द माइनिंग। अभी ये माइनिंग एक्टिविटी की वजह से जो मिनरल्स होते हैं वाटर के साथ क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, इसलिए जो वाटर है वहां का वो भी क्या हो जाता है, कंटामिनेट हो जाता है। डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स टू द डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड। अभी जो माइनर्स होते हैं क्या करते हैं, उनका जो वेस्ट होता है, माइन में जितना भी वेस्ट होता है वो लैंड पे रख देते हैं, जो स्लरी होती है वो लैंड पे रख देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जो लैंड होता है वो डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। स्ट्रिक्टर सेफ्टी रेगुलेशंस एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज आर इसेंशियल टू प्रिवेंट द माइनिंग एक्टिविटी। मतलब गवर्नमेंट ने, अगर ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है ये माइनर्स को प्रोटेक्ट करने की, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की, तो गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रिक्टर और जो रूल्स है वो जल्दी फ्रेमवर्क उसका बनाना चाहिए और ये माइनर्स को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अभी जो मिनरल्स है उसको कंजर्व करने की भी जरूरत है। इतने सारे मिनरल्स इंडिया में देखने को मिलते हैं। ये कंजर्वेशन ऑफ द मिनरल्स है ये तो होना ही चाहिए, पर सस्टेनेबल भी कंजर्वेशन होना चाहिए, यूज होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल मतलब जो रिसोर्सेज है वो हम अच्छी से यूज करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या होना चाहिए, हेल्प रहने चाहिए, बचने चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। We all appreciate the strong dependence of the industry and agriculture upon mineral deposits and the substance manufactured from them. The total volume of workable minerals deposits in an insignificant fraction, that is 1% of the earth crust. अभी जो मिनरल्स है वो हम डे टू डे एक्टिविटीज में ज्यादा यूज तो कर रहे हैं। मिनरल्स जो है वो हम डे टू डे एक्टिविटीज ज्यादा यूज कर रहे हैं, मतलब जो ह्यूमंस का जो सर्वाइवल है वो मिनरल्स पे ज्यादा हो गया, ठीक है। वी आर रैपिडली कंज्यूमिंग मिनरल रिसोर्सेज दैट रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स। अभी जो मिनरल्स है जिनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, पर उसका जो यूसेज है हम वो बहुत ज्यादा फास्ट कर रहे हैं, मतलब जो यूसेज है हम एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा कर रहे हैं जितना उसको टाइम बनने में लगता है। The geological process of minerals formation are so slow that the rates of replenishment are indefinitely small in comparison to the present rate of consumption. मतलब आज present rate of consumption ह्यूमंस जो है इतने फास्ट कंज्यूम कर रहे हैं कि जो रिप्लेनिश, जितना टाइम वो रिसोर्सेज को बनने में या जो मिनरल्स को बनने में लग रहा है उसके कम टाइम में अपन उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है मिनरल्स रिसोर्सेज आर देयरफॉर फाइनाइट एंड नॉन रिन्यूएबल। जो जितने भी मिनरल रिसोर्सेज है वो क्या है, लिमिटेड है, ये फाइनाइट है और नॉन रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल मतलब उनको बनने में हजारों लाखों साल लग जाते हैं। रिच मिनरल डिपॉजिट्स आर कंट्रीज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल बट शॉर्ट लिव्ड पोजीशन। अभी ये जो रिच मिनरल्स होते हैं ये किसी भी कंट्री के बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं और शॉर्ट लिव्ड होते हैं। शॉर्ट लिव्ड मतलब कम टाइम तक रहने वाले, ह्यूमन जल्दी यूज कर रहे हैं इसको। कंटिन्यूअस एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर्स लीड्स टू इंक्रीजिंग कॉस्ट एज मिनरल एक्सट्रैक्शन कम फ्रॉम ग्रेटर डेप्थ्स अलोंग विद द डिक्रीज इन द
क्वालिटी। अभी जैसे मिनरल्स हम उसको एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं, तो हमको अर्थ को क्या करना पड़ रहा है, अर्थ को और खोदते खोदते नीचे जाना पड़ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि जो अर्थ है उसका लैंड जो डिग्रेड हो ही रहा है, पर जो रिसोर्सेज है और नीचे जाते जाते जो रिसोर्सेज उसके कम खराब क्वालिटी के रिसोर्सेज अभी मिनरल्स जो अपने को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। A concentrated efforts has to be made in order to use our mineral resources in a planned and sustainable manner, ठीक है। तो इसीलिए ये कंसंट्रेटेड गवर्नमेंट के खुद के एफर्ट्स होने चाहिए, जो मिनरल्स है उसको अच्छे से यूज करने के, गवर्नमेंट के अच्छे से प्लानिंग होना चाहिए, उसको सस्टेनेबली यूज करने के भी क्या होने चाहिए, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए, ठीक है। Improved technologies need to be constantly evolved to allow use of low grade ores at low cost। अभी जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी को क्या करना चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए, अच्छे बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी इन्वेंट करनी चाहिए, जिससे कि जो रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, अच्छे से ज्यादा अच्छा यूटिलाइजेशन हो। रीसाइक्लिंग ऑफ मेटल्स यूजिंग स्क्रैप मेटल्स एंड अदर सब्स्टिट्यूट्स आर स्टेप्स इन कंजर्विंग आवर मिनरल रिसोर्सेज। मतलब जो मिनरल रिसोर्सेज को अपन रिसाइकल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, और जो मिनरल्स है उसका अल्टरनेटिव भी हम ढूंढ सकते हैं। अगर मिनरल्स नहीं यूज कर सकते तो उसको अल्टरनेटिवली हम दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, ऐसे जो नए नए ऑप्शंस है उसको हम क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। अभी नेक्स्ट है एनर्जी रिसोर्सेस। अभी एनर्जी रिसोर्सेस में नाम में लिखा है एनर्जी, ठीक है। अभी ये ऐसे मिनरल्स होंगे जो एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। एनर्जी रिसोर्सेस में पेट्रोल आ जाता है, डीजल आ जाता है, ठीक है। अभी ये एनर्जी रिसोर्सेस, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एक्टिविटीज, इट इज नीडेड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द एक्टिविटीज, इज नीडेड टू कुक, प्रोवाइड लाइट, हीट, टू प्रोपेल व्हीकल्स एंड टू ड्राइव मशीन्स। अभी जो एनर्जी रिसोर्स होते हैं, जो एनर्जी मिनरल्स होते हैं, ये एनर्जी मिनरल्स गाड़ी चलाने के लिए भी यूजफुल होते हैं, कुकिंग पर्पस के लिए भी यूज होते हैं, हीट जनरेट करने के लिए होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होते हैं उसको चलाने के लिए यूजफुल होते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। एनर्जी कैन बी जनरेटेड फ्रॉम फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोल। अभी जो एनर्जी होती है किससे जनरेट हो सकती है, कोल से जनरेट हो सकती है, पेट्रोल से, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अभी ये सारी जो चीजें हैं, कोल, पेट्रोल जो है उससे ही इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। एनर्जी रिसोर्सेज अभी दो टाइप्स के होते हैं, इसमें एक कन्वेंशनल है और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल। अभी ये दोनों में क्या डिफरेंस है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो पोल्यूशन करते हैं, जो एयर पोल्यूशन करते हैं, ठीक है। फायरवुड, कैटल डंग, केक, कोल, पेट्रोल, इससे क्या होता है, पॉल्यूशन होता है, और इनको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, एक बहुत बड़ा जियोलॉजिकल स्केल लग जाता है, जिससे ये रिसोर्सेज बनते हैं, ठीक है। तो ये जो रिसोर्सेज, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होंगे, ठीक है, कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अभी नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज मतलब जिससे पॉल्यूशन नहीं होता, और ये अनलिमिटेड अवेलेबल है, मतलब एनवायरमेंट में अनलिमिटेड है, जैसे कि सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। ये सारे एनर्जी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, इन डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द estimates, more than 70% of the energy requirement in rural household is met by these two. Continuation of this is increasing become difficult due to the decreasing forest areas। अभी जो इंडिया के जो रूरल एरियाज है, ठीक है, इंडिया के जो भी रूरल एरियाज है, ठीक है, इंडिया में जो भी रूरल एरियाज है, ये रूरल एरियाज में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो फायरवुड होता है। फायरवुड सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। काउ डंग यूज होता है जलाने के लिए, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। पॉल्यूशन के बाद जो वुमेन्स होती है, जो चूल्हे के ऊपर काम करती है, तो चूल्हे से जो पार्टिकल्स होते हैं वो जलाने के बाद, चूल्हा जलाने के बाद जो भी कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो उसको इनहेल करते हैं, तो उससे उनको लंग डिजीज होते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज भी देखने को मिलते हैं। Moreover, using the dung cake too is being discouraged because it consumes most valuable manure which would be used in agriculture। अभी ये जो काउडंग है उसको भी गवर्नमेंट क्या करती है, डिस्करेज करती है यूज करने से। क्यों? क्योंकि जो मैन्योर है, जो काउडंग है, वो एग्रीकल्चर में यूज किया जा सकता है, और दूसरा जो इससे पॉल्यूशन भी होता है और जो डिजीजेस भी ह्यूमंस को होते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अभी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, एक एक देखते हैं। पहला है कोल। अभी कोल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, और आज के क्लाइमेट चेंज का भी सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है कि कोल का जो रिसोर्स है वो ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, उससे पॉल्यूशन ज्यादा होता है, ठीक है। इन इंडिया कोल इज द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। अभी इंडिया में सबसे ज्यादा अबंडेंटली अवेलेबल कौन सा फ्यूल है, ये कोल का फ्यूल है। इट प्रोवाइड सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द नेशंस एनर्जी नीड्स, और इंडिया की जो एनर्जी नीड्स है ये सबसे बड़ा पार्ट कौन सेटिस्फाई करता है, कोल सेटिस्फाई करता है। कोल से अपन एनर्जी एनहांस करते हैं। This is used to power generation to supply energy to industry as well as for domestic needs। अभी ये जो कोल होता है इससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है वो डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज होती है, वो कमर्शियल पर्पस के लिए भी यूज होती है। और जो इंडस्ट्रीज होते हैं, ये इंडस्ट्रीज भी क्या करते हैं, अपने जो इंडस्ट्री, उनके जो प्लांट्स होते हैं, एज अ फ्यूल कोल ही यूज करते हैं वहां पे।
इंडिया इज हाईली डिपेंडेंट ऑन द कोल फॉर मीटिंग द कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट। और इंडिया जो है ये सब हाईली डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंडेंट है? कोल पे डिपेंडेंट है अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। As you are already aware of, coal is formed due to the compression of plant material over millions of years। अभी जो कोल है इसका फॉर्मेशन कैसा होता है याद आन दो। अभी पहले अर्थ पे फॉरेस्ट हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े फॉरेस्ट होते थे, फ्लोरा होता था, ठीक है, फ्लोरा होता था, फौना होता था। फ्लोरा मतलब एनिमल्स प्लांट सब होते थे। अभी एक जनरेशन, एक सिविलाइजेशन जो होती थी वो क्या करती थी, यहाँ पे सर्वाइव करती थी। अभी ये एक सिविलाइजेशन के बाद जो पेड़ होते हैं उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, ह्यूमंस होते हैं उनकी भी लाइफ खत्म होती है। तो ये जो पेड़ है, ये जो ह्यूमंस है, यहाँ पे क्या होते थे, ये जमीन पे गिर जाते थे, ठीक है। और जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक जो एनिमल्स का जो बॉडी है, वो भी एनिमल्स का, ह्यूमंस का, सबका बॉडी जो यहाँ पे रहता था। और इसके ऊपर क्या हो जाता था, एक और अर्थ का जो लेयर है, सॉइल का लेयर है, वो उसके ऊपर आ जाता था। और एक सॉइल के लेयर से दूसरे सॉइल के लेयर और तीसरा सॉइल का लेयर, ऐसे लेयर बनते बनते क्या हो जाता था, ये जो प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये नीचे अर्थ के नीचे धंसते चले जाते थे, ठीक है। ये जियोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं। जियोलॉजिकल प्रोसेस से मतलब सुनामी हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकता है। उससे वजह से क्या हो जाता है, जो अर्थ है उसकी जो जमीन है वो कवर होते जाती है, सॉइल उसको कवर करते चला जाता है। अभी ये जब ट्रीज, प्लांट्स, ये जो सब पूरा जो मटेरियल जब अर्थ के नीचे चला जाएगा तो ये टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में आएगा और प्रेशर के कॉन्टैक्ट में आएगा। जब ये दोनों चीजें बहुत सालों तक, हजारों सालों तक जब ये स्पेसिफिक ऑर्गेनिक वेस्ट पे रिएक्ट करती है, ठीक है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है कोल में, ठीक है। ये होता है कोल का फॉर्मेशन प्रोसेस। कोल therefore is found in a variety of forms depending on the degree of compression and the depth of the time and burial। अभी जो कोल की जो क्वालिटी होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है कि कितने टाइम तक वो नीचे अर्थ के नीचे रहा और कितना टाइम, मतलब कितना पुराना ये कोल है, उतने अच्छे क्वालिटी का ये कोल हो सकता है, ठीक है। Decaying plants in swamp produce peat which has a low carbon and high moisture content। अभी जो डिकेइंग स्वैम्प जो होता है, स्वैम्प मतलब जो प्लांट्स का जो वेस्ट होता है, दलदल जैसी जो जगह होती है उसको स्वैम्प बोलते हैं, जहाँ पे प्लांट वेस्ट होता है, वहां पे ये कोल का एक टाइप है पीट, ये देखने को मिलता है, जो कोल का सबसे लोएस्ट क्वालिटी है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। मॉइस्चर कंटेंट मतलब वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो वो अच्छे से जलता नहीं है। लिग्नाइट इज द लो ग्रेड ब्राउन कोल विच इज सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट। अभी पीट से थोड़ा अच्छे क्वालिटी का कौन सा है, लिग्नाइट है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट तो है पर वो जलाने के काम में यूज हो जाता है। द प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व्स आर इन नेवेली इन तमिलनाडु। अभी यही लिग्नाइट जो है ये कहां देखने को मिलता है, ये नेवेली जगह है, कहां पे, तमिलनाडु में। एंड इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जो लिग्नाइट होता है वही इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में क्या होता है, यूज होता है। कोल इज दैट हैज बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेंपरेचर इज बिटुमिनस कोल। अभी ये जो लिग्नाइट कोल है, लिग्नाइट से भी और ज्यादा अच्छे क्वालिटी का कोल कौन सा है, बिटुमिनस कोल है। इट इज द मोस्ट पॉपुलर कोल इन द कमर्शियल यूज। और जो बिटुमिनस कोल है ये सबसे ज्यादा कमर्शियली यूज किया जाने वाला कोल है। मेटलर्जिकल कोल इज हाई ग्रेड बिटुमिनस कोल व्हिच हैज अ स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन फर्नेसेस। अभी ये जो बिटुमिनस कोल है इसकी अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी क्वालिटी होने के कारण आयरन ओर के जो ब्लास्ट फर्नेसेस होते हैं, आयरन ओर को अगर पिघलाना है तो ये कोल की एनर्जी यूज होती है, ठीक है, इतने अच्छे क्वालिटी का है। और ये बिटुमिनस से भी और अच्छी क्वालिटी का जो कोल होता है वो क्या है, एंथ्रासाइट है। यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, ठीक है, ये पीट है, ये लिग्नाइट है, ये एंथ्रासाइट है, ये हाईएस्ट क्वालिटी का कोल है, ठीक है। ये अलग अलग टाइप कोल्स के टाइप है। इन इंडिया कोल ऑकर्स इन रॉक सीरीज ऑफ 2 जियोलॉजिकल एजेस। अभी इंडिया में जो कोल मिलता है वो अलग अलग जियोलॉजिकल स्केल से मिलता है। जियोलॉजिकल स्केल मतलब क्या, ये टाइम फ्रेम, जैसे कि जो डायनासोर होते हैं वो जुरासिक एज के हैं, ठीक है, फिर पेरिहिलियन होता है, एपिहिलियन होता है, तो उसमें भी ये 2 स्केल दिए हुए, एक तो गोंडवाना स्केल दिया हुआ है और एक टर्शरी एज दिया हुआ है। अब ये 2 अलग अलग टाइम स्केल के जो कोल्स है वो इंडिया में देखने को मिलते हैं। कितने साल पुराने, 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल के। द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल। अभी जो गोंडवाना का टाइम का जो कोल है वो कहां पे देखने को मिलता है, ये वेस्ट बंगाल और झारखंड के एरिया में देखने को मिलता है और दामोदर वैली में देखने को मिलता है। और झरिया, रानीगंज, बोकारो और इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स, और ये भी जो है ये गोंडवाना कोल में आ जाते हैं। द गोदावरी महानदी सोन एंड गोरदा वैली ऑल्सो कंटेन कोल डिपॉजिट। और इंडिया में जो कोल डिपॉजिट्स है ये गोदावरी महानदी जो रिवर्स है उनके बेसिन पे भी देखने को मिलते हैं। टर्शरी कोल्स ऑकर इन द नॉर्थ ईस्टर्न। अभी जो टर्शरी टाइम का जो कोल है वो कहां देखने को मिलता है, वो नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलता है। जो 7 सिस्टर का जो एरिया है वहां पे देखने को मिलता है, जो मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे एरियाज। अभी नेक्स्ट है, रिमेंबर कोल इज बल्की मटेरियल विच लूजेस वेट ऑन द यूज एज इट रिड्यूसेस टू एश। अभी ये जो कोल है
ये कोल अगर ज्यादा ट्रांसपोर्ट कर दिया, एक जगह से ज्यादा उसकी मूवमेंट हुई, तो वो क्या करता है, अपना वेट लूज करता है, उसकी डेंसिटी कम होती चली जाती है। इसलिए जो कोल फील्ड जो होते हैं वो फैक्ट्रीज जो होते हैं कोल फील्ड के पास ही रखी जाती है। क्यों? जल्दी से कोल ट्रांसपोर्ट हो और कोल जल्दी से जल्दी यूज होना चाहिए। नेक्स्ट है पेट्रोलियम। अभी पेट्रोल जो है ये भी आज के करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है। और ये जो पेट्रोल है, ये पेट्रोल से हम जो गाड़ी है वो चलाते हैं। पेट्रोल हीटिंग पर्पस के लिए भी यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज होता है। पेट्रोल के जो है ये परफ्यूम इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में पेट्रोल यूज होता है। जो आपका जो वैसलीन होता है वो वैसलीन में भी पेट्रोलियम कंटेंट होता है। पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल इन द नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स इन इंडिया आफ्टर कोल। अभी कोल के बाद सबसे ज्यादा जो रिसोर्स इंडिया यूज करता है, एनर्जी रिसोर्स यूज करता है, वो कौन सा है? पेट्रोल है। इट प्रोवाइड्स फ्यूल फॉर हीटिंग, लाइटनिंग, लुब्रिकेंट्स फॉर मशीनरी। अभी जो पेट्रोल है ये लुब्रिकेंट की तरह भी यूज होता है, मशीन को चलाने में भी यूज होता है, और रॉ मटेरियल, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है। पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज अ नोडल इंडस्ट्री फॉर सिंथेटिक टेक्सटाइल, फर्टिलाइजर्स एंड न्यूमेरिक केमिकल इंडस्ट्रीज। अभी जो पेट्रोल होता है, इंडिया जितना भी पेट्रोल इंपोर्ट करता है वो ऑयल के फॉर्म में इंपोर्ट करता है। पेट्रोल डायरेक्टली जो सऊदी अरेबिया जो कंट्रीज होती है, जो अरब कंट्रीज है, वो डायरेक्टली पेट्रोल सप्लाई नहीं करती, वो ऑयल देती है। ठीक है, अभी जो ऑयल होता है, ये ऑयल को क्या करना पड़ता है? ऑयल के जो बैरल्स होते हैं, ये ऑयल के बैरल्स को रिफाइन करना पड़ता है। ऑयल में अलग अलग मिनरल्स होते हैं, उसमें कोक हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है। ठीक है, उसमें इंप्योरिटीज भी होती है। तो वो ये जब ऑयल इंडिया में आता है तो रिफाइनरीज में भेजा जाता है। रिफाइनरीज क्या करती है? उसमें से पेट्रोल अलग करती है, डीजल अलग करती है, कोल अलग करती है और इंप्योरिटीज को अलग करती है, और उसके बाद अपने को पेट्रोल यूज करने के लिए मिलता है। तो ये जो रिफाइनरीज होती है, इंडिया में भी अपनी खुद की रिफाइनरीज है। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रिफाइनरीज होती है, हर कंट्रीज के पास नहीं होती। ठीक है, most of the petroleum occurrences in India are associated with the anticline fault traps in the rocks formation of the tertiary age। अभी जितने भी ये जो पेट्रोलियम ऑकरेंसेस है, ठीक है, जो टर्शरी एज में इंडिया में मिल रहे हैं, ये एंटीक्लाइन और सिनिक्लाइन से आते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर का जो पोर्शन होता है इसको एंटीक्लाइन बोला जाता है, और जो नीचे का जो ये पोर्शन होता है उसको सिनिक्लाइन बोला जाता है। ठीक है, अभी इंडिया जो पेट्रोल मिल रहा है ये कौन से इससे मिल रहा है? टर्शरी एज से तो मिल रहा है, पर एंटीक्लाइन से मिल रहा है। In regions of folding anticlines or domes, it occurs where oil is trapped in the crest or the uphold। मतलब ये एंटीक्लाइन सिनिक्लाइन में भी मिलता है, पर कुछ जो पेट्रोल डिपॉजिट्स है वो जो माउंटेन्स होते हैं उसके क्रेस्ट में भी मिलते हैं, उसके फोल्ड्स में भी देखने को मिलता है। द ऑयल बेयरिंग लेयर इज पोरस लाइमस्टोन और सैंडस्टोन थ्रू विच ऑयल में फ्लो। अभी जो लाइमस्टोन होते हैं, सैंडस्टोन होते हैं, जहां पेट्रोल ये जो स्टोन्स देखने को मिलेंगे, वहीं पे मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस होते हैं कि पेट्रोल डिपॉजिट भी मिले। ठीक है, द ऑयल इज प्रिवेंटेड फ्रॉम राइजिंग और सिंकिंग बाय इंटरविंग नॉन पोरस लेयर्स। पेट्रोलियम इज ऑल्सो फाउंड इन द फॉल्ट ट्रैप्स बिटवीन द पोरस एंड नॉन पोरस रॉक्स। अभी जो पेट्रोल डिपॉजिट्स होते हैं, जो पोरस मतलब ऐसे रॉक्स जो तुम हाथ भी लगाओगे तो टूट जाएंगे, ऐसे रॉक्स के बीच में भी ये जो पेट्रोल डिपॉजिट्स होते हैं ये देखने को मिलते हैं। गैस बीइंग लाइटर यूजुअली ऑकर्स अबव द ऑयल। अभी जो नेचुरल गैस होता है ये पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के ऊपर देखने को मिलता है, वो लाइट होता है इसलिए पेट्रोल के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, मुंबई हाई। अभी इंडिया में पेट्रोल कहां कहां देखने को मिलता है? पहला तो है मुंबई हाई। मुंबई हाई का एरिया है, फिर गुजरात और आसाम मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। अंकलेश्वर है जो गुजरात में है, यहाँ पे भी पेट्रोल देखने को मिलता है। आसाम ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट है, दिग्बॉय जहां पे बोलते हैं, ये दिग्बॉय। फिर नाहरकटिया, मोरान, हुरीजान आर द इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स इन द स्टेट। ये सब स्टेट्स में इंडिया में ऑयल मिलता है, पर वो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है नेचुरल गैस। अभी नेचुरल गैस जो है वो एलपीजी हम जो यूज करते हैं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यही नेचुरल गैस की बात हो रही है। फाउंड विद द पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड रिलीज व्हेन द क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। अभी ये जो नेचुरल गैस होता है, ये क्रूड ऑयल जहां पे पेट्रोल मिलता है उसी के ऊपर का जो लेयर होता है ये नेचुरल गैस का होता है, और जैसे ये क्रूड ऑयल के लेयर पे पहुंचते हैं तो ये यहाँ पे नेचुरल ऑयल का जो लेयर होता है वो देखने को मिलता है, और जो नेचुरल गैस होता है वो अपने आप हवा में आ जाता है। ठीक है, तो उसको उसके पहले ही क्या करना पड़ता है? पकड़ना पड़ता है, उसको स्टोर करके रखना पड़ता है। इट कैन बी यूज एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। अभी जो नेचुरल गैस है ये तुम घरों में भी यूज करते हो और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए भी यूज होता है। इट इज यूज एज अ फ्यूल इन पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अभी नेचुरल गैस जो है, नेचुरल गैस से हीट जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। ये बहुत सारे इंडस्ट्रीज में हीटिंग पर्पस के लिए यूज होता है, और ये रॉ मटेरियल यूज होता है किसमें? केमिकल इंडस्ट्री में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में। ठीक है, और अपन घर में कुकिंग के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए तो गैस हर रोज यूज करते ही है। With the expansion of the gas infrastructure and local gas distribution networks, natural gas is also emerging as a preferred transport fuel। अभी जो नेचुरल गैस है ये सीएनजी के फॉर्म में, जो कार्स होती है उसके सीएनजी कार्स होती है, वो गैस यूज करके ये कार्स क्या की जाती है? चलाई जाती है।
कुकिंग के लिए तो हम यूज कर रहे हैं। अभी बहुत सारे जो मेजर सिटीज होते हैं, ये मेजर सिटीज में क्या होता है, मेजर सिटीज में अभी गैस पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। जो बड़े बड़े सिटीज है वहां पे क्या होता है कि जो गैस होता है आपको वो टैंक में नहीं मिलता, सिलेंडर नहीं आता उसका। आपको क्या होता है, जैसे पानी का नल होता है, जैसे पानी का कनेक्शन आपको घर पे होता है, इन द सेम वे गैस का भी कनेक्शन बहुत सारे बड़े बड़े सोसाइटीज में वहां पे दिया जाता है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ा रहा है, और जो नेचुरल गैस है उसका कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है। इंडिया मेजर गैस रिजर्व्स आर फाउंड इन मुंबई हाई। अभी इंडिया के जो मेजर गैस रिजर्व्स कौन से मुंबई हाई, जहां पे पेट्रोल मिलेगा वहां पे नेचुरल गैस भी मिलेगा, तो मुंबई हाई है। तो फिर वेस्ट कोस्ट है, ठीक है, और कैम्बे बेसिन है। ये कैम्बे बेसिन कहां पे, मैं एक मिनट फोटो दिखाता हूं आपको। ये है कैम्बे बेसिन गुजरात में, ये आप लोग देख सकते हो, ये कैम्बे बेसिन गुजरात, ये है कैम्बे बेसिन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये मुंबई है। उसके बाद ये कृष्णा गोदावरी बेसिन है, ये कावेरी बेसिन है, यहाँ पे भी एनर्जी रिसोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। ये राजस्थान का ये जो एरिया है, राजस्थान के ये एरियाज में भी देखने को मिलते हैं। और ये है दामोदर बेसिन, ठीक है, यहाँ पे भी रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। ये मुंबई हाई का फोटो है, मुंबई हाई, ठीक है। और ये जो है कृष्णा गोदावरी ऑफशोर बेसिन, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कोल भी मिलता है और पेट्रोल भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, ये स्पेसिफिक पार्ट है, ठीक है। India's major gas reserves are found in Mumbai High and allied fields along with the west coast. Along with the east coast, new reserves of natural gas has been discovered in the Krishna Godavari basin. और नए नए जो रिजर्व्स है वो कहाँ देखने को मिले, कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पे है, ठीक है। द फर्स्ट 1700 किलोमीटर लॉन्ग हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन कंस्ट्रक्टेड बाय द गेल। अभी ये गेल क्या है, गेल का फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये गवर्नमेंट की एक कंपनी है, ये क्या करती है, जो गैस है वो सप्लाई करने का काम करती है, ठीक है। अभी ये जो पाइपलाइन है, ये पहले देखते हैं अपन, जो 1700 का जो लॉन्ग ये जो बेल्ट है उसको पहले मैप में देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो बेल्ट है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये गैस लाइन का बेल्ट है पूरा। जो गैस की जो पाइपलाइन है वो बनाई गई है, जो 1700 किलोमीटर और उसके आगे भी बढ़ाई गई है। The first 1700 kilometer long Hazira Vijaypur Jagdishpur cross country pipeline constructed by the GAIL like Mumbai High and bussing gas fields with the various fertilizers power industrial complexes in the western and northern India, ठीक है। वेस्टर्न इंडिया को कनेक्ट कर रही है पाइपलाइन, कहां से, नॉर्दर्न इंडिया तक, दिल्ली जितने एरिया तक। The overall India's gas infrastructure has expanded। अभी इंडिया का जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 1700 किलोमीटर से कितना हो गया है, 18,500 किलोमीटर हो गया है। और इन कंस्ट्रक्शन कितना चल रहा है, 34,000 किलोमीटर जो है वो इन कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मतलब जो पाइपलाइन है वो और बड़ी होते जा रही है, किसकी, नेचुरल गैस की। ये फोटो में देख सकते हो आप लोग। अभी नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हम हर जगह पे यूज करते हैं। आपका जो क्लासरूम है उसमें भी लाइट चलती है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी है। आप जो मशीन चलाते हो उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी लगती है। आप जो कंप्यूटर चलाते हो वो भी इलेक्ट्रिसिटी लगती है। जो गेम्स खेलते हो उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी लगती है। हर चीज के लिए जो कोई भी जो एनर्जी लगती है वो इलेक्ट्रिसिटी है। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। अभी एक दिन भी अगर आपके घर में अगर लाइट नहीं होती तो आपको दिन अच्छा नहीं लगता कि अरे लाइट नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो इंपॉर्टेंस है ह्यूमंस के लिए बहुत ज्यादा हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी हैज सच अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन टुडेज वर्ल्ड दैट इट इज पर कैपिटा कंजम्पशन इज कंसिडर्ड इन द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। मतलब जो रोटी कपड़ा मकान का जो कंसेप्ट हुआ करता था, ये बेसिक नेसेसिटीज है। अभी इलेक्ट्रिसिटी को भी क्या किया जा रहा है, बेसिक नेसेसिटीज में डाला जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड मेनली इन टू वेज। अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है ये दो वेज में बनाई जाती है। एक तो टर्बाइंस होता है, ये टर्बाइन से बनाई जाती है। और दूसरा जो है वो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जो फ्यूल्स होते हैं कोल, ठीक है, पेट्रोल, उसको बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। और दूसरा जो है वो टर्बाइन, उसको मूव करके फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। वंस जनरेटेड द इलेक्ट्रिसिटी, मतलब एक बार इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है तो उसको क्या किया जाता है, स्टोर करके रखा जाता है और उसको बाद में यूज किया जाता है। अभी पहला है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट भी इसको बोला जाता है। अभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कैसा होता है, जो पानी होता है, जो पानी फ्लो होता है, वो पानी फ्लो से ही जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उससे क्रिएट की जाती है। कैसे हो जाती है, देखो अभी ये है डैम, ठीक है, ये क्या है, डैम है, ये है डैम। अभी जो डैम है यहाँ पे, ये डैम है, ये डैम का भी यहाँ पे पानी क्या करके रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है। अभी ये जो पानी, जो डैम होता है, इसमें नीचे एक चैनल होता है। ये चैनल क्या करता है, ये डैम जो पानी स्टोर कर रखा है, ये चैनल जो होता है, ये चैनल ओपन किया जाता है और पानी जो है यहाँ से ये टरबाइन की तरफ आता है। अभी जो टरबाइंस होते हैं, टरबाइंस में विंग्स होते हैं, ठीक है। ये विंग्स क्या करते हैं, पानी जैसे आता है, पानी के कांटेक्ट में पानी जितने स्पीड में आता है, वो टरबाइन के जो विंग्स होते हैं फास्ट क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। और ये टरबाइन के जो विंग्स जैसे रोटेट होते हैं उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वही इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेटर में क्या हो जाती है,
स्टोर हो जाती है और यही इलेक्ट्रिसिटी बाद में हम हर जगह पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, इंडिया हैज अ नंबर ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स। अभी जितने भी डैम्स होंगे उस पे कंपलसरी क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम होता है। तो कहां पे हो रहा है ये, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है, फिर कोपोली है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, फिर कोपोली हाइडल प्रोजेक्ट है जहां पे क्या बनाया जा रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है। ठीक है, अभी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। अभी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेटेड बाय यूजिंग द कोल, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। मतलब ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो ऑलरेडी जो रिसोर्सेज है, जो कोल है, फॉसिल फ्यूल्स है, उसको जलाने के बाद जो हीट जनरेट हो रही है, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, उसको थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। द थर्मल पावर स्टेशन यूज नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। अभी जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो क्रिएट की जाती है वो किससे क्रिएट की जा रही है, ये फॉसिल फ्यूल से क्रिएट की जा रही है। मतलब इससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ये अलग अलग अभी इंडिया के अलग अलग न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट्स है। जो रेड कलर के है, ये क्या है, रेड कलर के जो है, रेड कलर के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। इंडिया में ज्यादा न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, पर जो थर्मल पावर प्लांट्स है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, अभी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अभी ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी की हम बात कर रहे हैं जिससे पोल्यूशन नहीं होता। ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो अनलिमिटेड है, उसको अभी यूज करने की बात चल रही है, उसके रिसोर्सेज की बात चल रही है। ठीक है, अभी द ग्रोइंग कंजम्पशन ऑफ एनर्जी हैज रिजल्टेड इन द कंट्री बिकमिंग इंक्रीजिंगली डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल। अभी जैसे कंट्रीज का डेवलपमेंट होते जा रहा है, कंट्रीज जो है वो अर्बनाइजेशन ज्यादा होते जा रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज बन रही है, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते जा रहा है, उसके वजह से जो रिसोर्सेज है फॉसिल फ्यूल्स का जो यूसेज है वो बढ़ने लग गया है। ठीक है, राइजिंग प्राइसेस ऑफ ऑयल एंड गैस एट देयर पोटेंशियल शॉर्टेज हैव रेज्ड अनसर्टेनिटीज about security of energy supply in the future, which in turn has a serious repercussion on the growth of the national economy। अभी जैसे जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जिनकी जो प्राइसेस बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से जो इकोनॉमी चलाने का जो खर्चा है वो भी बढ़ जाता है। इंडिया जो है वो पेट्रोल क्या करता है, ऑयल जो होता है वो बाहर से इंपोर्ट करता है, तो इंडिया को क्या करना पड़ता है, उसका जो पैसा उसको देना पड़ता है। तो इंडिया के ऊपर ये क्या है, ये बर्डन है। ठीक है, मोreover increasing use of fossil fuels also causes serious environmental problems। और यही फॉसिल फ्यूल यूज करके पैसा तो ज्यादा लग रहा है, अपना इंडिया का जो पैसा है वो बाहर कंट्रीज को भेजना पड़ रहा है जब हम पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं, पर इससे एनवायरमेंटल डैमेज भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ठीक है, hence there is a pressing need to use the renewable energy resources like solar energy, wind, tidal, biomass energy। इसीलिए जो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पे। These are called as non-conventional sources of energy। और इसी को क्या बोला जाता है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते। इंडिया इज ब्लेस्ड विद द अबंडेंस ऑफ सनलाइट। अभी इंडिया जो है एक ट्रॉपिकल कंट्री है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल में भी आता है। इंडिया का जो साउथ इंडिया का पार्ट है वो ट्रॉपिकल में आता है, इंडिया का नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट है वो सब ट्रॉपिकल में आता है। तो इंडिया में जो सनलाइट है वो बहुत ज्यादा रिसीव होती है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। तो सनलाइट है, विंड है, बायोमास भी है। इट हैज द लार्जेस्ट प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इंडिया अभी क्या कर रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है जिससे जो रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये जो एनर्जी रिसोर्स, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसको एनहांस किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी। अभी जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है ये कुछ जो मिनरल्स होते हैं उसको हार्नेस करने के बाद बनाई जाती है। अभी ये न्यूक्लियर प्लांट जो होते हैं वो काम कैसे करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट जो होते हैं, न्यूक्लियर प्लांट्स में रोटेटर्स होते हैं। ठीक है, ये रोटेटर होता है, उसके पास सिलेंडर्स लगाए जाते हैं, बड़े बड़े सिलेंडर्स होते हैं। ठीक है, ये बड़े बड़े सिलेंडर्स में क्या क्या डाला जाता है, यूरेनियम जैसे एलिमेंट्स डाले जाते हैं, यूरेनियम, थोरियम। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये रॉ फॉर्म में जो होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, उसको एक्टिव करना पड़ता है। उसके जो एटम्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर को अल्टर करना पड़ता है। वो स्ट्रक्चर को जब हम अल्टर करते हैं हीट जनरेट होती है और वही हीट से अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अभी ये जो रोटेटर है ये क्या है, रोटेटर। अभी ये जो रोटेटर होता है ये क्या करता है, ये जो सिलेंडर होते हैं उसको बहुत स्पीड से घुमाता है, बहुत मतलब बहुत स्पीड से घुमाता है। और ये जो थोरियम, ये जो यूरेनियम और थोरियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, थोरियम जो मिनरल्स होते हैं वो इसमें रखे जाते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, रोटेट होते हैं। ये रोटेट होने के कारण उसका क्या होता है, वो एक्टिव होना चालू हो जाते हैं। और वो एक्टिव होने से उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर अल्टर होना शुरू हो जाता है। और जब इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर अल्टर होता है तो उससे एक हीट रिलीज होती है और वही हीट से अपन क्या करते हैं, वही हीट से अपन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अभी ये जो यूरेनियम है, अगर ये यूरेनियम को 20% रोटेट किया गया, 20% अगर ये यूरेनियम को हम रोटेट कर रहे हैं, तो ये जो उसकी जो एनर्जी होती है वो मेडिकल इक्विपमेंट्स में यूज होती है। किसमें यूज होती है, मेडिकल इक्विपमेंट्स में। और इसकी अगर एनर्जी 40% यूज कर दो, 40% रोटेट कर दो इसकी एनर्जी, उसको 40% एक्टिव कर दो, तो ये जो एनर्जी है ये फ्यूल की तरह यूज होती है। किसकी तरह यूज होती है,
फ्यूल की तरह यूज होगी। पर 60% से भी ज्यादा अगर इसको रोटेट कर दो, उसको एक्टिव कर दो, तो इसको सीधा क्या बन जाता है, बॉम्ब बन जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाता है। ये है न्यूक्लियर एनर्जी। अभी यूरेनियम जो होता है इसकी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। 10 ग्राम्स ऑफ यूरेनियम जो है ये पूरा जैसे सिटीज को साल भर तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके दे सकता है, इतनी उसकी कैपेसिटी होती है। ठीक है, यूरेनियम एंड थोरियम विच आर अवेलेबल इन द झारखंड एंड द अरावली रेंजेस राजस्थान यूज फॉर जनरेटिंग एटॉमिक एनर्जी। अभी जो यूरेनियम है, इंडिया में यूरेनियम भी देखने को मिलता है, थोरियम भी मिलता है। जो थोरियम है ये केरला की मोनोजाइट सैंड में देखने को मिलता है, उसके पार्टिकल्स में देखने को मिलता है। और जो यूरेनियम है ये अपने को झारखंड में और अरावली रेंजेस, जो राजस्थान का जो अरावली रेंज है वहां पे यूरेनियम देखने को मिलता है। अभी नेक्स्ट है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मतलब जो सन के जो रेज है, सन की जो एनर्जी है, सन की सनलाइट जो है, सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है उसको सोलर एनर्जी बोला जाता है। अब ये कौन से टेक्नोलॉजी से किया जाता है, ये फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी से किया जाता है। ये जो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी जो ह्यूमंस ने क्रिएट की है, इससे क्या किया जाता है, जो सनलाइट है ये सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है। सोलर एनर्जी इज फास्ट बिकमिंग पॉपुलर इन द रूरल एंड द रिमोट एरियाज। अभी सोलर एनर्जी है ये रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा पॉपुलर होते चले जा रही है, क्योंकि उसका जो सोलर जो एनर्जी उसका कोई बिल नहीं आता और वो फ्रीली क्या हो जाती है, जनरेट हो जाती है। सम बिग सोलर पावर प्लांट्स आर बीइंग एस्टैब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया which will minimize the dependence of the rural household on the firewood। अभी इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारे सोलर प्लांट जो है वो सेटअप कर रही है, जिससे कि जो रूरल एरियाज है उनको जो काउडंग है, जो वुड है, उसके ऊपर डिपेंडेंट ना होना पड़े और उससे जो पॉल्यूशन है वो कम हो जाए। ठीक है, ये है सोलर एनर्जी। नेक्स्ट है विंड एनर्जी। अभी विंड एनर्जी मतलब जो भी हवा होती है, जो जितने भी स्पीड से विंड आती है, वो विंड मिल जो होता है, विंड मिल के जो विंग्स होते हैं वो मूव होते हैं, वो टरबाइन को मूव करते हैं और टरबाइन पे क्या फॉर्म होता है, इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है। आप लोगों ने विंड मिल तो देखी होगी बहुत बार। ये जो विंड मिल होती है, जो हवा आती है, जो हवा क्या करती है, ये जो पंखे होते हैं उसके विंग्स होते हैं, ये विंग्स को मूव करते हैं और ये विंग्स के पास यहाँ पे क्या होता है, टरबाइन होता है। क्या होता है, टरबाइन होता है। और ये जो टरबाइन है, ये टरबाइन क्या करता है, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, विंड एनर्जी बोला था। अभी विंड एनर्जी सबसे ज्यादा कहां पे होती है, कहां पे एनहांस की जाती है, तमिलनाडु का जो नगर कोइल है, नगर कोइल टू मदुरई का जो बेल्ट है, आप लोग देखोगे कि वहां पे सबसे ज्यादा विंड मिल्स रखे गए, क्योंकि वहां पे जो हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा है। अपार्ट फ्रॉम दिस आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप आर इंपॉर्टेंट विंड फार्म्स। ठीक है, तो ये बाकी भी स्टेट है जहाँ पे विंड का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, वहां पे भी विंड मिल्स क्या किए जाते हैं, सेटअप किए जाते हैं। नागरकोइल एंड जैसलमेर वेल नोन फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी। अभी राजस्थान में ये जो जैसलमेर का जो एरिया और ये नागरकोइल का जो एरिया है, यहाँ पे भी क्या किया जाता है, विंड एनर्जी को यूज किया जाता है या जनरेट की जाती है। अभी नेक्स्ट है बायोगैस। अभी जितना भी एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट, बायो वेस्ट, प्लांट वेस्ट जितना भी होता है उसको क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। और डिकम्पोज करने के बाद उससे एक हीट रिलीज होती है और वही हीट से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। Shrubs, farm waste, animal, human waste are used to produce biogas for generating consumption in the rural areas। अभी ये सारी जो चीजें होती है उसको क्या किया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है। वो डिकम्पोज करने से एक गैस रिलीज होता है और वही गैस जो होता है वो गैस क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर जाता है। Decomposition of organic matter yields gas which higher thermal efficiency in comparison to the kerosene, dung and charcoal। बायोगैस प्लांट्स आर सेटअप एट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड इंडिविजुअल लेवल्स। अभी जो बायोगैस प्लांट्स है ये गवर्नमेंट हर जगह पे सेटअप कर रहा है, जिससे कि जो वेस्ट है वो वेस्ट का भी क्या किया जाना चाहिए, प्रोडक्टिव यूज होना चाहिए। द प्लांट यूजिंग कैटल डंग आर नोन एज गोबर गैस प्लांट। अभी जो भी प्लांट्स गोबर गैस, जो गाय का जो काउ डंग है वो यूज करते हैं, उसको गोबर गैस प्लांट बोला जाता है। दिस प्रोवाइड ट्विन बेनिफिट टू द फार्मर्स। अभी इससे फार्मर्स को दो बेनिफिट होते हैं। पहले तो वो जो वेस्ट है वो डिकम्पोज करने से फार्मर्स को मैन्योर भी मिल जाता है और दूसरा उनको एनर्जी भी मिल जाती है। ठीक है, यूज करने के लिए। बायोगैस इज बाय फार द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ कैटल डंग। अभी तक का कैटल डंग का सबसे ज्यादा बेस्ट यूज जो है वो बायोगैस प्लांट में हुआ है, क्योंकि एनर्जी भी मिल रही है और मैन्योर भी मिल रहा है। इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ मैन्योर एंड आल्सो प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ ट्रीज एंड मैन्योर। अभी इससे क्या हो रहा है, जो बायोगैस का जो प्लांट है उससे जो मैन्योर है उसकी जो क्वालिटी है वो बढ़ तो रही है, पर पोल्यूशन भी कम हो रहा है और जो हेल्प है किसको हो रही है, रूरल एरियाज में ज्यादा हेल्प हो रही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी। Oceanic tides can be used to generate electricity. Floodgates, dams are built across inlets. During the high tide, water flows into the inlet and gets trapped when the gate is closed. After the tide falls outside the floodgate, the water retained by the floodgates flows back to the sea via the pipe that carries it through the power generating turbine। अभी ये जो टाइड एनर्जी है ये कैसे क्रिएट होती है, ठीक है, ये टर्बाइन है जो टाइडल एनर्जी में यूज होता है। अभी क्या होता है, जहां पे भी ज्यादा हाई टाइड्स होते हैं, जो समुद्र होता है जहां पे उसके जो टाइड्स होते हैं वो हाई ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो वहां पे क्या किया जाता है, वहां पे एक इनलेट क्रिएट किया जाता है, जिससे कि जो पानी है वो एक इनलेट से अंदर आए, ठीक है,
वो जो टरबाइन है, ये टरबाइन के कांटेक्ट में आए, जो टरबाइन वो पानी से मूव होगा, ठीक है। टरबाइन मूव होने के बाद उसकी इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी और जो पानी है वो वापस समंदर में या ओशन बॉडी में चला जाएगा, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, ये टाइडल एनर्जी बोला जाता है। इन इंडिया द गल्फ ऑफ कंबात, अभी ये जो टाइडल एनर्जी है कहां पे प्रोड्यूस की जा रही है, गल्फ ऑफ कंबात में, जो गुजरात में है, ठीक है। द वेस्टर्न कोस्ट एंड द गंगेटिक डेल्टा ऑफ सुंदरबन रीजन, मतलब जो वेस्ट बंगाल का जो एरिया है वहां पे जो टाइडल एनर्जी वो क्या की जा रही है, यूज की जा रही है, यूटिलाइज की जा रही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी। अभी जो जियोथर्मल एनर्जी होता है, ये अर्थ का जो कोर है, ये अर्थ का कोर जो है वो हॉटेस्ट पार्ट है, जिससे जो हीट है वो ऊपर तक आती है, और जो हीट है उसके वजह से जो ऊपर का जितने भी वाटर बॉडी उसके वजह से क्या हो जाता है, एक जो स्टीम्स होती है वो आती है। स्टीम्स मतलब क्या, जो इवेपोरेटेड जो हवा होती है जो बहुत ज्यादा गर्म होती है उसको स्टीम बोला जाता है। अभी जो स्टीम होता है वो स्टीम की हीट यूज करके जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं इसी को क्या बोला जाता है, जियोथर्मल एनर्जी बोला जाता है। इट रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ के इंटीरियर में जो भी हीट है वो यूज करके हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, उसको बोला जाता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी एग्जिस्ट बिकॉज द अर्थ ग्रोस प्रोग्रेसिवली हॉटर विद द इंक्रीजिंग डेप्थ। अभी अर्थ को तुम जब खोदते खोदते जाते हो नीचे अर्थ की क्रस्ट में, तो अर्थ का जो कोर है वो अर्थ के बहुत अंदर है, तो जैसे तुम खोदते खोदते जाओगे तो टेम्परेचर क्या होते जाएगा, बढ़ते बढ़ते जाएगा। वेयर द जियोथर्मल ग्रेडियंट इज हाई टेम्परेचर आर फाउंड एट शैलो डेप्थ। ग्राउंड वाटर इन सच एरियाज एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रॉक्स एंड बिकम हॉट। अभी जो ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड के अंदर जो भी पानी होता है वो हीट की वजह से, ये हीट की वजह से क्या हो जाता है, वो स्टीम्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो स्टीम्स की जो हीट है वो अर्थ के ऊपर तक आ जाती है, और वही जो स्टीम एनर्जी हम वो यूज करके क्या बना रहे हैं, जियोथर्मल एनर्जी बना रहे हैं। इट इज सो हॉट दैट व्हेन इट राइजेस टू द अर्थ सरफेस इट टर्न्स इनटू स्टीम। दिस स्टीम इज यूज्ड टू ड्राइव टरबाइन एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो स्टीम होती है, ये जो टरबाइन होता है, ये टरबाइन को क्या करती है, ड्राइव करती है, और ये टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है। There are several hundreds of hot springs in India which could use to generate electricity। अभी इंडिया में ऐसे बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स हैं। हॉट स्प्रिंग मतलब क्या, आप लोगों ने देखा होगा बद्रीनाथ केदारनाथ में जो ऐसे डिप्रेशन होते थे पानी के, अचानक से यहाँ पे जो पानी होता है ये हॉट होता है, ठीक है। मतलब इतने ठंडे क्लाइमेट में भी ये वाला पानी हॉट होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ दिस जियोथर्मल एनर्जी। मतलब नीचे का जो अर्थ का इंटीरियर है वो नीचे का अर्थ का इंटीरियर यहाँ तक गर्म करता है, इसलिए जो पानी है ऊपर का क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। टू एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट्स। अभी ये जियोथर्मल एनर्जी को यूज करने के लिए, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दो प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए। कौन से दो प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। वन इज लोकेटेड इन द पर्वती वैली जो मणिकरण में हिमाचल प्रदेश में, पहला है पर्वती वैली जो मणिकरण में हिमाचल प्रदेश में, और दूसरा है पूगा वैली जो कहां पे है, लद्दाख में, जहां पे जियोथर्मल एनर्जी को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। अभी नेक्स्ट है एनर्जी कंजर्वेशन। अभी जो एनर्जी हम यूज कर रहे हैं, ये एनर्जी कंजर्वेशन आज के करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है। जितनी भी एनर्जी पेट्रोल हम यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, उसको कंजर्व भी करना पड़ेगा। पेट्रोल क्या अनलिमिटेड नहीं है, पेट्रोल खत्म हो जाएगा। अरब कंट्रीज के पास भी अभी कुछ ही सालों का स्टॉक बचा है, वो भी खत्म हो जाएगा। वो खत्म होने के बाद अपनी इकोनॉमी कैसे चलेगी, अपनी जो कार से, बाइक से, बस से, ये कैसे चलेगा, इकोनॉमी कैसे चलेगी, इंडस्ट्रीज कैसे चलेगी, ठीक है। तो कंजर्व करना बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। एनर्जी इज बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अभी एनर्जी जो है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को अगर डेवलप करना है तो एनर्जी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कमर्शियल एंड डोमेस्टिक नीड्स इनपुट ऑफ एनर्जी। मतलब तुम कोई भी सेक्टर उठा लो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, सब सेक्टर्स में एनर्जी की जरूरत होती ही होती है। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स इंप्लीमेंट सिंस इंडिपेंडेंस नेसेसरी रिक्वायर इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमेन ऑपरेशनल। अभी जैसे इकोनॉमी डेवलप होती जा रही है, इंडिया 1947 में जो था वो बहुत ज्यादा अंडर डेवलप था, आज इंडिया देखो उसमें डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रही है, तो इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो गई है, बढ़ रही है। ऐसे इंडिया जैसे कितने सारे कंट्रीज है जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी अच्छी ग्रोथ कर रही है, तो वो भी क्या यूज करेंगे, एनर्जी ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे। As a result, consumption of energy in all the forms has been steadily rising in all the countries। इसी की वजह से जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है हर एक कंट्री में क्या होती जा रही है, बढ़ते चली जा रही है। In this background, there is an urgent need to develop sustainable path of energy development। इसीलिए क्या है कि जो एनर्जी यूज करने का एक सस्टेनेबल रास्ता ढूंढने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सस्टेनेबल का मीनिंग क्या बताया था मैंने, सस्टेनेबल मतलब क्या, जो रिसोर्सेस है वो हम आज अच्छी से यूज करें और वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव होने चाहिए, ठीक है। Promotion of energy conservation and increased use of energy resources are the twin planks of sustainable energy। मतलब पहले तो एनर्जी को कंजर्व भी करना है और एनर्जी को जो फ्यूचर जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी सेव करके रखना है। मतलब आपके जो बच्चे होंगे उन्होंने भी ऐसा, उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन्होंने पेट्रोल नहीं देखा हो, डीजल क्या होता है वो नहीं पता हो, ठीक है। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी यूजफुल होने चाहिए।
इंडिया इज प्रेजेंटली वन ऑफ द लीस्ट एनर्जी इफिशिएंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अभी इंडिया जो है आज प्रेजेंटली बहुत ज्यादा लीस्ट इफिशिएंट कंट्री है, मतलब हम जो रिसोर्सेज है, जो पेट्रोल है, वो बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं। वी हैव टू अडॉप्ट कॉशियस अप्रोच फॉर द जुडिशियस यूज ऑफ द लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज। तो इंडिया को अच्छे एक स्ट्रेटेजीज बनाने की जरूरत है, रूल्स फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है, जिससे जो रिसोर्स है उसका ज्यादा से ज्यादा अच्छी से यूज हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एज कॉन्सेंट्रेटेड सिटीज वी डू आवर बिट बाय यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अभी हम ये एनर्जी कंजर्वेशन में क्या क्या हम हेल्प कर सकते हैं, हम जो जनरल पब्लिक है, जो जनरल सिटीजन है इंडिया के, ये रिसोर्सेज को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, हम हमारी जो प्राइवेट व्हीकल है वो ना यूज करके जो प्राइवेट बसेस है, ट्रेन है, मेट्रोज है, वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज। जब आपको घर में पंखे की जरूरत नहीं है, लाइट की जरूरत नहीं, तो आप वो स्विच बंद करके रख सकते हो। ठीक है, यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस यूज कर सकते हो जो पावर सेविंग पे चलते हैं, जो पावर सेव करते हैं, कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। एंड यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी यूज करना है। सनलाइट का जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उससे बने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी, वो हमने ज्यादा से ज्यादा क्या करनी चाहिए, यूज करनी चाहिए। ठीक है, आफ्टर ऑल एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस, मतलब जितनी भी एनर्जी हम सेव कर रहे हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस करने जितना ही वो काम होता है। ठीक है, ठीक है, that's all for today's lecture. If you people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram. I'm on YouTube as well. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।